हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री कवर आर एस शर्मा से। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री आपके सिलेबस का पार्ट है, तो ये पूरी सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। इससे पहले हम लोग 13 चैप्टर्स आर एस शर्मा से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और ये जो चैप्टर है ये आपका 6 पार्ट्स में आने वाला है। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग करने वाले हैं बैकग्राउंड एंड द कॉजेज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, बेसिकली अभी तक आप लोगों ने देखा था आर्यन कल्चर के बारे में, राइट। 13 चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था, 13 चैप्टर में हम लोगों ने लेटर वैदिक फेज के बारे में पढ़ा था। और हमने ये देखा था कि लेटर वैदिक फेज तक आते आते ना काफी सारे जो रिचुअल्स थे ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे। जैसे लोगों का ना ये काफी ज्यादा बिलीफ सिस्टम हो गया था कि अगर आप यज्ञ कराओगे तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, अगर आप बीमार हो तो ये यज्ञ करा लो, अगर आप ये चीज चाहते हो तो ये यज्ञ करा लो। तो इस तरीके से, और यज्ञ कराना भी ना जो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है ना उसके बस की बात नहीं थी। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होते थे। जो ब्राह्मण्स आते थे उनको आपको गिफ्ट देना पड़ता था। कई कई लोग लैंड देते थे, काउस देते थे, जो उनकी वेल्थ होती थी ना वो एक तरीके से ट्रांसफर करते थे ब्राह्मण्स को। समझ में आया? तो ये ना धीरे धीरे करके ना ये चीज ना बहुत ज्यादा ही और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई और ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई। तो जो नॉर्मल आम इंसान है ना उसके अंदर एक चीज आ गई कि मैं अगर बीमार हूं ना तो मैं इसलिए बीमार हूँ क्योंकि मैं यज्ञ नहीं करवा पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये क्योंकि एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं रिचुअल्स जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। और दूसरी चीज ये थी, जो आपके लोअर कास्ट वाले लोग थे ना तो उनको ऐसा ट्रीट किया जाता था कि आप टेम्पल्स में नहीं आ सकते, सिर्फ आप टेम्पल साफ कर सकते हो, आप यज्ञ नहीं करा सकते। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आपका लेटर वैदिक फेज तक आते आते ना बढ़ने लग गया था। समझ में आ गया? और लोगों के अंदर ना ये गुस्सा आ गया था कि हमें, ऐसा नहीं है कि हम रिलीजन फॉलो नहीं करना चाहते हैं, हम फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज जो सिंपल हो, हमारे बजट में हो, हमारी चीजें मतलब जो हम अफोर्ड कर सके बेसिकली। समझ में आया? तो धीरे धीरे करके ना ये जो चीज है ना, ये जो आप कह लो जागरूकता है लोगों के अंदर आने लग गई कि हम नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हमें कोई सिंपल रास्ता चाहिए जिसको हम फॉलो कर सके। समझ में आ गया? तो हुआ क्या, आपका 6th से लेके 5th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड पे ना जो आपका मिड गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया है, मॉडर्न यूपी और बिहार वाला एरिया, इस एरिया में ना बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट आपके उभर कर आए। समझ में आ गया? और ये जो सेक्ट है ना, मतलब ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट आपके 62 रिलीजियस सेक्ट थे इस एरिया में जो एग्जिस्ट करते थे उस टाइम तक आते आते। समझ में आ गया? अब इतने क्यों थे 62 रिलीजियस सेक्ट, इतने ज्यादा क्यों थे? तो देखो, जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है, उसमें अलग अलग कम्युनिटीज रहती थी और ये चीज हमको आज भी देखने को मिलती है। अगर आप पूरा इंडिया देखो, काफी डाइवर्स है इंडिया। नॉर्थ इंडियंस अलग हैं, साउथ इंडियंस अलग है, नॉर्थ ईस्ट इंडियंस अलग है, जो वेस्ट की साइड में रहते हैं वो अलग हैं। समझ में आया? तो आज तक हम सबके रिचुअल्स, हमारे जो भी चीजें होती हैं, हमारा कल्चर, लैंग्वेज, फूड इतना ज्यादा डिफरेंट है। समझ में आ गया? तो यही चीज थी। तो जो आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है वो अलग कम्युनिटीज थी। ठीक है, हर रीजन के अपने अलग कस्टम थे, अलग रिचुअल्स थे, अलग ट्रेडिशंस थे। लोग जो है वो वैदिक रिचुअल्स, यज्ञ जो हो गया, और जो ये कॉम्प्लेक्स ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस आ गई थी ना, इससे काफी ज्यादा डिससैटिस्फाइड हो चुके थे। समझ में आ गया? इसीलिए लोग एक आपका सिंपल, लॉजिकल और एथिकल टीचिंग जो है ना ढूंढ रहे थे। समझ में आ गया? और इन्हीं कंडीशंस के बीच ना कई सारे आपके रिलीजियस मूवमेंट्स आए, लेकिन उनमें से ना दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल थे। ठीक है, और वो दो कौन से थे? वो थे आपके जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। समझ में आ गया? कौन से थे? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब ये इतने अलग अलग क्यों थे? तो देखो, ये जो थे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ना, ये जो रिलीजन्स हैं, ये बेसिकली यूनिवर्सल टीचिंग के ऊपर है। मतलब कि आपको वायलेंस नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना, एथिक्स के ऊपर है, सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर है। समझ में आ गया? और ये जो चीजें है ना, ये जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये कास्ट सिस्टम और जो ब्लाइंड रिचुअल्स उस टाइम के फॉलो हो रहे थे ना, उन पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं था, उनसे काफी ऊपर था। समझ में आ गया? तो कॉमन लोग जो चीज ढूंढ रहे थे ना कि कोई चीज काफी सिंपल हो, हमें पीस प्रोवाइड करे, एक सिंपल सा पाथ हो, वो चीजें जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ने प्रोवाइड की। समझ में आ गया? इसलिए जब आप देखोगे उस टाइम में इतने सारे सेक्ट आए और इतने सारे रिलीजियस सेक्ट बने गए, लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म मूवमेंट जो है ना, ये जो रिलीजियस सेक्ट है, ये आज तक प्रेजेंट है। समझ में आ गया? तो इसी वजह से इसका जो इम्पैक्ट है ना इंडियन सोसाइटी पे, इंडियन कल्चर पे, इंडियन फिलोसफी पे, वो काफी ज्यादा डीप इम्पैक्ट पड़ा है। समझ में आ गया? अब ये क्यों पड़ा है, क्या क्या रीजन थे, क्या क्या कॉजेस थे, वो सब हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि 6th 5th सेंचुरी के आसपास ये हुआ। 62 आपके रिलीजियस सेक्ट आए। समझ में आ गया? अब ये क्यों आए? देखो,
काफ़ी जो वैदिक रिचुअल्स थे, काफ़ी ज़्यादा रिजिड थे, जिससे लोग डिससैटिस्फाइड थे। एक्सेसिव एनिमल सैक्रिफाइस हो रहा था, साथ ही डोमिनेंस हो रहा था ब्राह्मण्स का, साथ ही जो आपका सोशल टेंशन था, यानी कि जो भेदभाव वाला सिस्टम था, लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में, वर्ण सिस्टम में, वो काफ़ी कुछ हमें देखने को मिल रहा था, समझ में आ गया? इसी वजह से लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा, लोगों के अंदर ना एक वो नहीं होता गुस्सा टाइप, एंगर टाइप, कि यार ये मैं क्या हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्या किया है हमने? समझ में आया? इस तरीके का। साथ ही आप देखो उस टाइम में जो इकोनॉमी थी, वो काफ़ी ज़्यादा बूम भी कर रही थी, लोग आयरन का यूज़ कर रहे थे, एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रहा था, टाउन्स बन रहे थे, ट्रेड हो रहा था, समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें भी डेवलप हो रही थी और ज़्यादातर जो सेक्ट थे ना उस टाइम में, वो रूटेड थे लोकल कस्टम में, रीजनल प्रैक्टिसेस में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, समझ में आ गया? इसके बाद अब मिड गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया ही क्यों? तो मिड गैंगेटिक प्लेन वाला जो एरिया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा, एक तो वहाँ पे फर्टाइल लैंड थी, ठीक है? आयरन के टूल्स वो लोग यूज़ करना जान गए थे और ग्रोइंग टाउन था। ये 3 रीज़न थे जिस वज़ह से मिड गैंगेटिक प्लेन वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे आपके इतने ज़्यादा रिलीजियस मूवमेंट जो है हुए, समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे अब आप देखो एग्रीकल्चर कर सकते हो, लोग सेटल्ड लाइफ़ जो है ना, एक तरीके से टाउन बन जाना, फिर मतलब पहले गाँव, फिर शहर, इस तरीके से जो पूरा डेवलपमेंट था, वो आपका मिड गैंगेटिक प्लेन वाले एरिया में हो रहा था, समझ में आ गया? इसके बाद अब जो ये न्यू रिलीजियस सेक्ट आ रहे थे, इनका नेचर कैसा था? तो सबसे पहले तो ये लोग वैदिक अथॉरिटी, एनिमल सैक्रिफाइस, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, इन तीनों ही चीज़ों को रिजेक्ट करते थे और ये ज़्यादातर आपका एथिकल कंडक्ट, पर्सनल सैल्वेशन और अहिंसा, इन 3 चीज़ों पे फोकस करते थे, समझ में आ गया? तो बेसिकली और यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेजेस थी प्राकृत पाली, ये यूज़ हो रही थी इंस्टेड, जो संस्कृत आर्यंस जब आए थे, संस्कृत का यूज़ हो रहा था। तो संस्कृत का यूज़ आप देखोगे, जो ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको प्राकृत एंड पाली लैंग्वेज का यूज दिखेगा, जो उस टाइम की लोकल लैंग्वेजेस थी, समझ में आ गया? लेकिन जो आपके 62 आए थे रिलीजियस सेक्ट, वो ओवर द टाइम डिसअपियर्ड भी हो गए, खाली आपके जैनिज्म और बुद्धिज्म है जो सर्वाइव किया, ठीक है? नाउ अब ये दोनों इंपॉर्टेंट सेक्ट क्यों थे? 62 सेक्ट में से यही दोनों थे इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये काफी सिंपल प्रैक्टिकल मॉरल कोड्स बताते थे, सोशल इनइक्वालिटीज के ऊपर बात करते थे कि ये चीज गलत है, लोगों के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ये जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है ना, अभी आप आगे चैप्टर पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर ये आपका चैप्टर 15, वहां पे देखोगे किस तरीके से जैनिज्म और बुद्धिज्म को ना, जो उस टाइम के बड़े बड़े राजा आए थे, अशोका आया आपका, और जो भी चंद्रगुप्त मौर्य, ये जितने भी राजा आए ना, इन्होंने इन रिलीजन को ना काफी ज्यादा मतलब प्रचार किया इन रिलीजन का, और इस वजह से ये जो रिलीजन है ना, इतना ज्यादा आगे जाके स्प्रेड हुआ, ठीक है? तो काफ़ी सारे किंग्स और ट्रेडर्स ने, कॉमन पीपल ने इसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी इसके लिए ऑर्गेनाइज़ किए गए, और आप देखोगे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे इनकी मीटिंग्स होती थी, कैसे लोगों को प्रीच करते थे, सिखाते थे। तो ये सारी चीज़ें हुई, इस वजह से आपका जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है लॉन्ग टाइम तक इंडिया में सस्टेन कर पाया, समझ में आ गया? इसके बाद आ जाओ, अब ये डोमिनेंट क्यों बन गया? तो सबसे पहले तो वही पॉलिटिकल पैट्रोनेज, राजाओं द्वारा इसको सपोर्ट मिला, सोशल इक्वालिटी, लोगों को इक्वल नजर से देखना, चाहे कोई कोई सा भी काम करता है उसके बेसिस पे उसके साथ भेदभाव नहीं होता था, समझ में आ गया? ट्रेडर्स का सपोर्ट था, अहिंसा पे फोकस करता था कि लोगों को वायलेंस नहीं करना चाहिए, पीटना नहीं चाहिए एक दूसरे को, एक साथ मिलजुल के हंसी खुशी के साथ रहना चाहिए, समझ में आ गया? ये चीज था। तो वही है, अब पैट्रोनेज जो किंग्स थे, जैसे कि आपका बिम्बिसार, अजातशत्रु, लेटर अशोका, इन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म को काफी ज्यादा पैट्रोनाइज किया। इसके बाद सोशल फैक्टर्स भी थे, क्योंकि अब जैनिज्म और बुद्धिज्म ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्राह्मण्स हैं जो जैनिज्म और बुद्धिज्म फॉलो कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आप किसी भी कास्ट से हो, कहीं से भी हो, कुछ भी हो, कोई भी काम करते हो आप, ये सभी के लिए ओपन था, ऑल वर्ण के लिए ओपन था, इंक्लूडिंग शूद्र एंड विमेन, और विमेन को भी इक्वल रिस्पेक्ट जो है ये रिलीजन प्रोवाइड करता था, समझ में आ गया? ये चीज है। तो यहाँ पे कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ना, उसके अगेंस्ट इस रिलीजन ने बात करनी शुरू की, ठीक है? इसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या थे? ट्रेडर्स का सपोर्ट था, क्योंकि ये जो आप देखोगे वैदिक एरा में ना, काफी जो रिचुअल्स थे काफी ज्यादा कॉस्टली हो गए थे, तो उसका अपोज करते थे ये लोग। इसके बाद एथिकल ट्रेड और ऑनेस्टी के ऊपर ही बात करता है कि एथिकल होना चाहिए आपको, ऑनेस्ट होना चाहिए आपको, तो इसी वजह से ट्रेडर्स ने भी इसको सपोर्ट किया। इसके बाद रिलीजियस फैक्टर्स भी है, क्योंकि अब ये जो रिलीजन है आपका, अहिंसा पे, सेल्फ डिसिप्लिन पे और नॉन रिचुअलिस्टिक पाथ टू सैल्वेशन, इन चीजों पे ज्यादा फोकस्ड है, समझ में आ गया? इसके बाद आ जाओ यहाँ पे द कॉजेज ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन के क्या क्या कॉजेज हैं, पर हम लोग इससे पहले ये चीज समझ चुके हैं कि लोगों को एक सिंपल पाथ चाहिए था जिसपे लोग चल सके, समझ में आ गया?
और वो पाथ प्रोवाइड किया जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ने, ठीक है। लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म इतना सर्वाइव क्यों कर पाया? क्योंकि सबसे पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि उनको जो राजा थे उस टाइम के, उन्होंने पैट्रोनाइज किया, ठीक है। दूसरी चीज, जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ये सोशल इक्वालिटी पे बिलीव करता है, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, चाहे आप कहीं से भी हो, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो, उसके बेसिस पे ये आपको भेदभाव नहीं करता है। आप में समझ में आ गया? तो ये कुछ आपके मेन रीजन थे जिस वजह से लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ ओरिजिन की। तो सबसे पहले तो देखो, जो आपका पोस्ट वैदिक सोसाइटी थी उसमें वर्ण सिस्टम और सोशल इनइक्वालिटी डेवलप हो गया था। तो पोस्ट वैदिक सोसाइटी में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समझ में आ गया? नाउ अब इनके कास्ट के बेसिस पे काम डिवाइडेड थे। जैसे कि ये ब्राह्मण्स हैं वो प्रीस्ट और टीचर्स हैं, क्षत्रिय हैं रूलर्स हैं, वॉरियर्स हैं, वैश्याज हैं वो आपके एग्रीकल्चरिस्ट है, कैटल रेयरर्स है, ट्रेडर्स है, और शूद्रस आपके सर्वेंट एंड लेबरर्स का काम करते हैं। समझ में आ गया? नाउ अब जो हायर वर्ना वाले लोग हैं, अब हायर वर्ना में कौन, ये दोनों कैलकुलेट होते थे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो हाई वर्ना के लोग हैं। इनके पास ना हाई स्टेटस था, इनको प्रिविलेजेस मिल रखे थे, जैसे जहां पे यज्ञ वगैरह कराने जाते थे वहां पे इनको गिफ्ट मिलते थे, इनको टैक्स नहीं भरना पड़ता था, और अगर इन लोगों ने कोई क्राइम कर भी दिया तो राजा इनको सबसे कम से कम सजा जो है वो प्रोवाइड करता था। समझ में आ गया? पहले तो सजा भी नहीं थी इन लोगों के लिए। लेटर वैदिक फेज में आके राजा क्षत्रिय को लगा कि हम ऊपर है ब्राह्मण से, तो जाके उन्होंने ब्राह्मण्स को सजा वगैरह देनी शुरू की, लेकिन वो भी बहुत लीस्ट, ठीक है। इसके बाद है आपका क्षत्रिय। क्षत्रिय को क्या मिलता था? तो क्षत्रिय आपके टैक्स लगाते थे और टैक्स कलेक्ट करने का काम भी इन्हीं का था, ठीक है। और ये बेसिकली आपके जो किसान होते हैं ना, किसान टैक्स उस टाइम में क्या दिया जाता था? टैक्स उस टाइम में जो किसान की फसलें होती थी उसका कुछ परसेंटेज आप राजा को दे दोगे। तो ऐसे राजा टैक्स कलेक्ट करता था और ऐसे रहता था, ठीक है। इसके बाद है जो लोअर वर्ण है उनकी क्या कंडीशन थी। तो सबसे पहले वैश्यास की बात करते हैं। जो इकोनॉमी है ना उसमें टैक्स पे करने का काम आपका वैश्याज ही है जो करते थे। समझ में आ गया? तो वैश्याज आपके प्रिंसिपल टैक्स प्लेयर थे। इसके बाद ये इनका काम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था किसी भी इकोनॉमी में। समझ में आ गया? नाउ शूद्र की बात करें तो आपको पता ही है, शूद्र मतलब सबसे लोअर कास्ट, उनको ना एजुकेशन मतलब लेने देते थे ये लोग। सिर्फ स्लेव्स का, क्राफ्टमैन का, लेबर्स का जो काम होता है वो कराते थे ये लोग, ठीक है। और कुछ तो इनको ऐसे अनटचेबल्स, जैसे छुआछूत टाइप आपने सुना होगा कि इनको छूना भी नहीं है, आपने छू लिया नहा के आओ, गंगा जल छिड़को, कुछ इस तरीके का जो मूवीज वगैरह में अगर आपने देखा हो, तो ऐसा ट्रीट किया जाता था इनको। समझ में आ गया इनको? और ये अगर कोई क्राइम कर दे तो सबसे हार्ड से हार्डेस्ट इनको पनिशमेंट जो है वो दी जाती थी। समझ में आ गया? तो बेसिकली वर्ण सिस्टम जो है ना, इसने काफी ज्यादा टेंशन का माहौल जो है क्रिएट कर दिया था किसी भी सोसाइटी में, ठीक है। नाउ क्षत्रिय की बात करते हैं। क्षत्रिय प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। अब आपको पता है जब वैदिक फेज आपका शुरू हो रहा था तो उसमें टॉप पे ब्राह्मण्स थे। ब्राह्मण्स ने जो बोल दिया वो लाइक पत्थर पे खींची हुई लकीर की वही होगा। समझ में आ गया? लेटर जाके जो क्षत्रिय क्लास है उनको ये रियलाइज हुआ कि राजा तो हम जो कहेंगे वो होना चाहिए। तो लेटर वैदिक फेज में ये थोड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है ना क्षत्रिय और ब्राह्मण्स के बीच, ये हमको देखने को मिला। क्षत्रिय अपने आप को ब्राह्मण से ऊपर बताने लग गए। समझ में आ गया? तो बेसिकली क्षत्रिय ने स्ट्रांगली अपोज किया बर्थ बेस्ड हिरार्की। बर्थ बेस्ड हिरार्की मतलब ऐसा क्यों है कि अगर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली अपर कास्ट का हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस चीज का जो अपोज है ना, वो सबसे पहले आपका क्षत्रिय ने ही करना शुरू किया था, ठीक है। लेकिन उनका उस टाइम पे ये एम नहीं था कि जो शूद्र है उनको हम लोग न्याय दिलाएंगे, वो पैदा हुए हैं उस घर में, उसमें उनकी क्या गलती है, नहीं। बल्कि इनका एम ये था जो ब्राह्मण्स है ना उनको, मतलब ब्राह्मण जो ऊपर है उनसे, उस चीज से इनको दिक्कत थी और इसी वजह से इन्होंने ये चीज चैलेंज की, ठीक है। नाउ ये काफी तंग आ गए थे जो रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन है ब्राह्मण्स का, यानी कि ब्राह्मण्स जो काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं अपने आप को कि ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसे नहीं हुआ, वगैरह वगैरह, वो उस चीज के काफी अगेंस्ट थे, ठीक है। इन्होंने अथॉरिटी ऑफ वेदास, इस चीज को भी काफी ज्यादा क्वेश्चन किया। जो प्रिविलेजेस मिलते हैं प्रीस्ट क्लास को, ये कहाँ लिखा हुआ है और क्यों मिलते हैं, इस चीज को भी काफी ज्यादा इन्होंने अपोज किया था, ठीक है। नाउ इसके बाद महावीरा और बुद्धा, ये जो आप जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ोगे, उनके जो फाउंडर्स हैं वो भी आपके क्षत्रिय क्लैंस को ही बिलोंग करते हैं। समझ में आ गया? और इन दोनों ने ही ब्राह्मणिकल अथॉरिटी को रिजेक्ट किया। और ये जो रिजेक्शन है ना कहीं इस रिजेक्शन ने ना जो आपके न्यू रिलीजन आए जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इस चीज की फाउंडेशन नींव जो है ना इसी चीज ने रखी। समझ में आ गया?
इसके बाद है आपका स्प्रेड ऑफ न्यू एग्रेरियन सोसाइटी। एग्रेरियन सोसाइटी मतलब एग्रीकल्चर करने वाली सोसाइटी। तो अब जो है ना, आपको पता है पहले कैटल वगैरह पालते थे ये लोग। एग्रीकल्चर इनका कुछ वो नहीं था कि हर कोई एग्रीकल्चर करेगा, बट अब इकोनॉमी में एग्रीकल्चर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, हर कोई एग्रीकल्चर करता है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड समझता, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं, जिसमें आपका ईस्टर्न यूपी एंड बिहार वाला एरिया भी आ जाता है। तो यहाँ पे ना अराउंड 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता था। डेंसली फॉरेस्टेड यहाँ पे रहते थे, जिस वजह से यहाँ पे लकड़ी काटना, जमीन पे खेती वगैरह करना वो काफी ज्यादा इजी हो गया था। समझ में आ गया लोगों के लिए। तो लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर सेटलमेंट वगैरह जो है वो इस एरिया में शुरू हो चुकी थी, ठीक है। इसके बाद 6 सेंचुरी बीसी से अगर पहले की बात करें तो लोग पहले स्टोन, बोन, कॉपर के टूल्स यूज करते थे, जिस वजह से ना उनका खेती करना उतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनके पास इतने कोई मतलब सॉलिड टूल्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो इसी वजह से इनको या तो नदी के पास रहना पड़ता था या तो लेक के पास रहना पड़ता था, कि यहाँ पानी मिल जाएगा हमको, फ्रूट्स मिल जाएंगे, रहने को थोड़ा सही लाइफ मिल जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। नाउ जब आयरन का यूज, आयरन जब डिस्कवर हो गया, आयरन का जब यूज ये लोग करने लग गए, तो आयरन की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करके फॉरेस्ट काटने लग गए, जिसकी वजह से उनको खेती करने के लिए और ज्यादा लैंड जो है वो मिलने लग गए। समझ में आ गया। अब इसका एविडेंस क्या है, तो आयरन के एक्सेस हमको मिले हैं, जो कि कुछ आपके 600 से 500 बीसी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आयरन के टेक्नोलॉजी आने के बाद ना जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी में नए तरीके का जो ऑक्यूपेशन कह लो आप लोग, वो शुरू हो गया। इकोनॉमी पूरी ही बदल गई, अब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी आपका बन गई, ठीक है। इसके बाद है आपका एग्रीकल्चर कैटल एंड कॉन्फ्लिक्ट विद वैदिक सैक्रिफाइसेस। तो बेसिकली आपका वैदिक रिलीजन में ना जो आपका कैटल्स को सैक्रिफाइस करना है, ये काफी ज्यादा ना कॉमन प्रैक्टिस था, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा नॉर्मल था कि हाँ आपको सैक्रिफाइस करना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ जो कैटल्स थे ना, काव हो गए और जो भी मतलब वो एनिमल्स जो हमको चाहिए खेती करने के लिए, प्लगिंग करने के लिए, ठीक है, उन एनिमल्स की जो संख्या थी ना वो बहुत ज्यादा कम होती चली गई। समझ में आ गया। तो हमने जो न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाई थी, कि हम खेती करेंगे, जानवरों का इस्तेमाल करते थे खेती करने के लिए, बट हम जानवरों को सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं, और सैक्रिफाइस बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है। तो बेसिकली जानवरों की संख्या कम हो गई। तो इस वजह से जो न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी वो अब सस्टेन नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली अगर हमको एग्रेरियन इकोनॉमी को स्टेबल बनाना है, तो हमको कैटल्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया, ये चीज आ गई। और यहाँ आप देखोगे नॉन वायलेंस, अहिंसा, ये चीजें आ जाएंगी, और यही चीजें आप देखोगे जैनिज्म और बुद्धिज्म का कोर पार्ट है। ये चीजें समझ में आ गया कि आपको अहिंसा नहीं करनी है, कैटल किलिंग जो है उसके अगेंस्ट है ये चीजें। समझ में आ गया। तो यही है। तो न्यू एग्रीकल्चर में आपको आयरन प्लग शेयर चाहिए, बुलक्स चाहिए, कैटल्स चाहिए खेती करने के लिए। लेकिन वैदिक रिचुअल्स में ये जो चीजें हैं, किलिंग ऑफ कैटल, ये काफी ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस है। समझ में आ गया। और जो आपके ट्राइबल पीपल थे वो तो कैटल्स को अपने खाने के लिए भी काटते थे, ठीक है। तो ये चीज है, रिजल्ट ये आया कि कैटल्स जो है वो डिक्लाइन होने लग गए। एग्रीकल्चर जो हम लोगों ने शुरू किया था वो अब हैम्पर हो गया। अब हम लोग तो खेती पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, राइट। हमको अब जानवर भी चाहिए, तो अब क्या करना पड़ेगा, या तो उनको सैक्रिफाइस मत करो आप, ठीक है, तभी आप ये कर सकते हो। तो ये चीजें आ गई। और जैनिज्म और बुद्धिज्म ने अहिंसा पे काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया कि आपको नॉन वायलेंस की तरफ जाना चाहिए, कैटल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और आपकी जो एग्रीरियन इकोनॉमी है ना वो तभी जाके स्टेबल रह पाएगी। समझ में आ गया। इसके बाद है आपका राइज ऑफ सिटीज एंड ट्रेड। तो अब देखो आप, पूरी इकोनॉमी बन गई है, तो अब धीरे धीरे करके आप देखोगे कि 500 बीसी के आसपास ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ना काफी सारी सिटीज जो है वो उभरने लग जाएंगी, ठीक है। जैसे कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, चंपा, कुशीनगर। तो ये कुछ आपके मेजर अर्बन सेंटर्स है जो उस टाइम में काफी अच्छा कर रहे थे, ठीक है। साथ ही जो आपके महावीरा और बुद्धा है ना वो काफी ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड थे इन सभी सिटीज के साथ। समझ में आ गया। नाउ इकोनॉमिक चेंजेस की बात करते हैं, तो अब जो है इकोनॉमी में धीरे धीरे आर्टिसंस और ट्रेडर्स ये बढ़ने लग गए थे। कॉइन्स का आविष्कार हो गया था। अब इससे पहले तो आपको पता है बार्टर सिस्टम वगैरह एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब कॉइन्स का आविष्कार होने लग गया था, क्योंकि देखो राजा आ गया है अब राजा क्या चाहेगा, अब राजा पूरे उसका तो बन नहीं सकता, तो एक ट्राइब का राजा बनता था पहले, फिर वो ट्राइब आपके धीरे धीरे करके टाउन बन गए आपके, फिर आपके किंगडम बन जाएगा एक। तो राजा चाहेगा जो मेरे किंगडम के लोग हैं, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा किंगडम कहाँ तक फैला हुआ है। तो अब यहाँ जाके कॉइन्स का आविष्कार होगा। समझ में आ गया। कि और कई सारे कॉइन्स पे राजा की पिक्चर्स होगी, स्टैम्प जैसा कुछ होगा, जिससे ये पता लगेगा कि ये जो आदमी है ना ये इसी टेरिटरी को बिलोंग करता है। समझ में आ गया।
अब यहाँ से आप देखोगे कॉइन्स का आविष्कार हो जाएगा। तो सबसे पहले पंच मार्क्ड कॉइन्स आप 5th सेंचुरी से 6th सेंचुरी के बीच यूज होते थे, और इनका नाम पंच मार्क्ड इसलिए है क्योंकि कॉइन्स पर जो सिंबल्स होता था ना उनको ठोक कर पंच किया जाता था। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कोई लिखना नहीं, कोई इंस्क्रिप्शन नहीं, खाली सिंबल, ठीक है, वो उस कॉइन पे उन्होंने ठोक के एकदम असेंबल कर दिया है। तो इस वजह से इसको पंच मार्क्ड कॉइन्स बोला जाता था। तो सबसे पहले ये ईस्टर्न यूपी एंड बिहार के एरिया में डेवलप हुए थे 5th सेंचुरी बीसी के आसपास, और इसी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ना आपका, वो रैपिडली बढ़ने लग गया था। समझ में आ गया? अब सबको, अब देखो मनी आ गया है, अब सबका वो हो गया कि पैसे से हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो सब पैसे कमाने की तरफ अब चले गए। इस वजह से आपका और ये ट्रेडिंग और ये सारी चीजें जो है ना ये आपका बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका सपोर्ट ऑफ वैश्यास एंड मर्चेंट। अब ट्रेड आपका बढ़ गया, वैश्यास जो है इकोनॉमिकली पावरफुल बन गए, सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास आ गए। अब समझ में आ गया? अब भले ये लोग इकोनॉमिकली पावरफुल बन गए हैं, लेकिन जो आपका वर्ण सिस्टम है, वर्ण हिरार्की जो है, उसमें अभी भी ये रैंक 3rd पे ही आ रहे हैं। समझ में आ गया? वैश्यास का काम क्या था? एग्रीकल्चर करते थे, कैटल रेयरिंग करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स में वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो इकोनॉमी को चलाने वाले लोग आपके यही थे, जो मेन टैक्स पेयर्स थे, सबसे ज्यादा टैक्स जो थे वो यही भरते थे। समझ में आ गया? नाउ अब जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है ये पूरी, इसमें 3rd रैंक पे है वैश्यास। तो अगर वैश्यास कितने भी अमीर हो जाए, चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट हो जाए, लेकिन उनका जो सोशल स्टेटस है वो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय के नीचे ही रहेगा। समझ में आ गया? अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? तो एक आपका धर्म सूत्रा था, ठीक है, धर्म सूत्रा ना ये आपका ब्राह्मणिकल लॉ बुक थी, ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग एक लॉ बुक थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं, वो गलत है। जो लोग इंटरेस्ट से पैसा कमाते हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता है। समझ में आ गया? लेकिन रियलिटी क्या था? रियलिटी ये था, ट्रेड बढ़ रहा था। ठीक है, वैश्यास जो है लोन देते थे इंटरेस्ट पे, अब किसी को पैसे चाहिए तो ले लो, लेकिन आपको इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो चीज है ना वैश्यास के लिए काफी ज्यादा नॉर्मल बिजनेस बन गया था उनका। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको सोसाइटी काफी नीचे देख रही थी इस लॉ बुक की वजह से, क्योंकि वैश्यास गलत कर रहे हैं उन्होंने इंटरेस्ट पे पैसे दिए जो कि गलत है। समझ में आ गया? ये चीज है। नाउ ब्राह्मणिकल सोसाइटी में जो रिचुअल्स थे ना उनको काफी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और जो मनी बिजनेस था ना वो काफी ज्यादा लो देखा जाता था। ठीक है, इस वजह से वैश्यास को 3rd नंबर पे रखा गया था। ठीक है, तो इसी वजह से रिच होने के बावजूद भी ना जो उनको सोशल रिस्पेक्ट थी ना वो नहीं मिल रही थी। समझ में आ गया? इसके बाद आ जाओ, वाई वैश्या सपोर्टेड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो ऑब्वियसली वर्ण सिस्टम पे 3rd रैंक पे थे, और उन्होंने इस चीज को काफी ज्यादा रिजेक्ट किया जो वर्ण सिस्टम है। दूसरा, नॉन वायलेंस को काफी सपोर्ट किया कि आपको नॉन वायलेंस रखना चाहिए, जिससे वॉर कम हो, स्मूथ चले ट्रेड हमारा। और इन्होंने, क्योंकि अब ये मनी बिजनेस में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे, तो इन्होंने उस चीज को अपोज नहीं किया, मनी लेंडिंग को अपोज नहीं किया। और जो आपकी वैश्या क्लास थी ना, ये काफी ज्यादा जनरस डोनेशंस भी करते थे मॉन्क्स को। ठीक है, तो जो आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो भी मॉन्क्स होते हैं ना उनको काफी ज्यादा डोनेशंस करने का काम ये लोग किया करते थे। ठीक है, नाउ रिएक्शन अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड मटेरियलिज्म। न्यू इकोनॉमी आ गई, न्यू इकोनॉमी के साथ आपके कॉइन्स आ गए, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, लग्जरी हाउसेस, क्लोथ, ट्रांसपोर्ट, वॉर, वायलेंस, ये सारी चीजें आपकी बढ़ती चली गई। ठीक है, और जो आपके ओल्ड फैशन लोग थे ना वो प्रॉपर्टी एक्यूमुलेशन से ना खुश नहीं थे। समझ में आ गया? इनइक्वालिटी और सफरेंस और ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। जिनके पास पैसा है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफी सारी मतलब जगहों पे तरक्की कर रहे हैं। तो न्यू इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आ गई। जो कॉमन पीपल थे उनको इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, वॉर एंड वायलेंस, इनका सामना करना पड़ा। रिजल्ट ये आ गया कि अब लोगों को ना एक काफी ज्यादा सिंपल और एस्केटिक लाइफ की तरफ जाना है। समझ में आ गया? क्योंकि देखो मटेरियल लाइफ बढ़ती जा रही है और कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और जो अफोर्ड कर भी पा रहे हैं ना उनको वो मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रही है वो चीजें। समझ में आया? तो इस वजह से काफी लोग वेल्थ, लग्जरी, प्राइवेट प्रॉपर्टी इसका रिजेक्शन भी कर रहे थे। इसके बाद आता है आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। यहाँ आप देखोगे काफी ज्यादा सिंपल और मटीरियलिज्म से अलग लाइफ है एक। समझ में आएगा? वो ये रिलीजन जो है आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो मॉन्क्स हैं वो गोल्ड और सिल्वर को टच नहीं कर सकते थे। सिर्फ मिनिमम नेसेसिटीज, जितना कम से कम में उनका हो गुजारा हो पाए, सिर्फ वही चीजें वो एक्सेप्ट करते थे। समझ में आ गया? तो बेसिकली यहाँ जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है ना उसका जो मेन मंत्र था वो ये था, सेल्फ डिसिप्लिन। समझ में आ गया? तो ये कुछ कॉजेस थे, कारण थे जिसकी वजह से आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म सरवाइव कर पाया, ओरिजिन हुआ जैनिज्म और बुद्धिज्म का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद आएगा हमारा पार्ट 2 जिसमें हम लोग करेंगे वर्धमान महावीरा एंड जैनिज्म की बात। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है, और आज हम लोग करने वाले हैं
वर्धमान महावीरा एंड जैनिज्म के बारे में डिस्कशन, साथ ही आपका डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। तो ये 2 टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। नाउ हमने जो पार्ट 1 देखा था, पार्ट 1 में हमने बैकग्राउंड के बारे में समझा था कि कैसे लोग जो थे ना लेटर वैदिक फेज में, जो आपके कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स आ गए थे और बहुत तरह-तरह की चीजें आ गई थी। साथ ही आपका जो वर्ण सिस्टम था, जो लोअर कास्ट थी वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेवियर हो रहा था, ठीक है? जिसके चलते अब लोग ना पीस चाह रहे थे थोड़ा, कि शांति का कोई रास्ता हो, जिस पे चल के हम लोग, मतलब एक तरीके से ऐसा था कि लोग रिचुअल से थक गए थे बहुत ज़्यादा, समझ में आ रहा है? तो उन सब चीज़ों की वजह से ना आपके कई सारे रिलीजियस सेक्ट उभरे, लेकिन उनमें से 2 रिलिजन्स हैं आपके, एक है जैनिज़्म और एक है बुद्धिज़्म, ठीक है? ये 2 रिलीजियस सेक्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे और आज तक इंडियन कल्चर का पार्ट है ये, ठीक है? तो इनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा आज का टॉपिक वर्धमान महावीरा एंड जैनिज्म, ठीक है। तो जैनिज्म जो आपका रिलीजियस सेक्ट है ना, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनका नाम है तीर्थंकारास, ठीक है। तो तीर्थंकारास वो लोग होते हैं जो संसार के जो भी बंधन है ना, जितने भी चीजें अटैचमेंट हो गया आपका, उन सब चीजों से काफी ऊपर है और मोक्ष की तरफ जा चुके हैं, समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वही है कॉन्सेप्ट ऑफ तीर्थंकारा इन जैनिज्म। तो जैनिज्म में हमारे 24 तीर्थंकारास हैं, यानी कि स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, ठीक है। और उनमें से जो सबसे लास्ट है वो महावीरा है, ये 24th है और लास्ट तीर्थंकार है ये, ठीक है। तो अगर हम महावीरा को 24th और लास्ट तीर्थंकारा मानते हैं ना, तो जैनिज्म का जो ओरिजिन है ना वो आपका 9th सेंचुरी बीसी तक माना जाता है, ठीक है। कि जैनिज्म जो है ना इस टाइम पीरियड तक जो है ओरिजिनेट हुआ होगा, समझ में आ गया? नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे, इधर आ जाओ, हिस्टोरिकल असेसमेंट की। तो एक ना थोड़ी सी एक चीज है जो डाउटफुल है। तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग ना एक है आपके ऋषभ देव, ठीक है। तो ऋषभ देव, इनको ना जैनिज्म का फर्स्ट तीर्थंकारा जो है वो माना जाता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो थे ना, ये एसोसिएटेड थे आपके अयोध्या से, समझ में आ गया? तो इनको ना अयोध्या से काफी ज्यादा लिंक किया जाता है ऋषभ देव को, ठीक है। अब अयोध्या जो है आपका वो 500 बीसी से पहले जो है प्रॉपरली सेटल्ड नहीं था, ठीक है। तो इसी वजह से हिस्टोरियंस ना थोड़ा सा ये जो ऋषभ देव का जो कॉन्सेप्ट है ना, इस चीज को लेके काफी ज्यादा डाउटफुल रहते हैं, समझ में आ गया? तो बस इसी वजह से थोड़ा सा अयोध्या और ऋषभ देव, इस चीज को लेके थोड़ा सा हिस्ट्री में आप देखोगे अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, समझ में आ गया? नाउ मिड गैंगेटिक प्लेन वाला जो आपका एरिया है, जो मैंने आपको बताया था यूपी और बिहार वाला एरिया, वहां पे हमको लार्ज स्केल में सेटलमेंट देखने को मिला 5 सेंचुरी बीसी के बाद ही, समझ में आ गया? तो बेसिकली मिड गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया ना 5th सेंचुरी बीसी से पहले उतना ज्यादा पॉपुलेटेड आपका नहीं था, समझ में आ गया? इसीलिए ये जो आपके अर्ली तीर्थंकाराज है ना, उनका कोई हिस्टोरिकल हम लोगों को प्रूफ जो है वो देखने को नहीं मिलता है, समझ में आ गया? और हिस्टोरियंस का मानना ये है कि ये जो स्टोरीज हैं, ये जैनिज्म को ज्यादा पुराना दिखाने के लिए हो सकता है बनाई गई हो, ताकि रिलीजन हम बता सके कि रिलीजन इतना पुराना है। इस वजह से मतलब अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ये, समझ में आ गया? तो ये चीज है। इसके बाद इधर आ जाओ यहाँ पे, पार्श्वनाथ प्रिकर्सर ऑफ जैनिज्म। तो पार्श्वनाथ आपके 23rd तीर्थंकारा थे, ठीक है। ये जो थे, ये बनारस जो वाराणसी है उस एरिया से बिलोंग करते थे। तो ये जो थे, इन्होंने ना अपनी रॉयल लाइफ छोड़ के एसेटिक लाइफ की तरफ ये चले गए थे, ठीक है। एसेटिक मतलब कि आपका तपस्वी, ठीक है, तपस्वी लाइफ की तरफ ये चले गए थे। और इनकी जो टीचिंग्स है, मतलब कि जैनिज्म के जो सबसे पहले रिलायबल टीचिंग्स है ना, वो इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं, समझ में आ गया? लेकिन जो आपके जैनिज्म से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट्स है ना, वो हमको दिए गए हैं वर्धमान महावीरा द्वारा, समझ में आ गया? इसीलिए महावीरा को हम लोग रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म मानते हैं, ये चीज ध्यान रखना, क्लियर है ये चीज? तो इन्होंने एक तो एसेटिज्म के बारे में बताया, मॉरल डिसिप्लिन के बारे में बताया, और बेसिकली ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचर है जैनिज्म के, समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग्स जो है वो इन्होंने दी है, ठीक है। लेकिन इनको रियल फाउंडर नहीं माना जाता है, महावीरा को जो है वो रियल फाउंडर माना जाता है, क्योंकि जैनिज्म को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज जो है वो वर्धमान महावीरा ने किया है, क्लियर है ये चीज? इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, वर्धमान महावीरा के बारे में जानते हैं, द रियल फाउंडर। तो इनको रियल फाउंडर माना जाता है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं जैनिज्म से रिलेटेड डॉक्टराइन, मोनेस्टिक डिसिप्लिन, वाइड प्रोपेगेशन। तो ये तीनों चीज बेसिकली जैनिज्म जो रिलीजन है ना, उसमें जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, वो वर्धमान महावीरा का माना जाता है, समझ में आ गया? अब इनकी फैमिली बैकग्राउंड और इनकी बर्थ स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो महावीरा का जो बर्थ है ना, वो बर्थ डेट एग्जैक्टली फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग मतलब
540 बीसी के आसपास माना जाता है कि उनका बर्थ हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली जो है प्लेस आपका, उसी के आसपास एक गांव है बसार, वहां पे हुआ था, जो कि आपका नॉर्थ बिहार का पार्ट है। समझ में आ गया? तो बेसिकली जैनिज्म भी आपका बिहार के रीजन से ही निकला है। ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड, फादर जो थे उनका नाम सिद्धार्थ था, वो क्षत्रिय क्लैन के हेड थे। ठीक है। मदर जो थी उनका नाम त्रिशाला था, और ये जो थी ना, जो आपके लिच्छवी चीफ चेतका थी, उनकी बहन थी। क्लियर है ये चीज ध्यान रखना। ना रॉयल कनेक्शन की बात करते हैं, तो चेतका की एक डॉटर थी, उनकी जो शादी थी ना, वो मगध के किंग बिंबिसारा के साथ हुई थी। अभी इनके बारे में भी आप पढ़ोगे। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो मतलब ये हुआ कि महावीरा का डायरेक्ट कनेक्शन ना मगध के रॉयल फैमिली से था। ठीक है। अब इस रॉयल बैकग्राउंड की वजह से ना महावीरा इजीली राजा, प्रिंस, प्रिंसेस, नोबल्स, इनके साथ इनका उठना बैठना था। मतलब इनको जानते थे, यहाँ तक इनकी पहुंच थी। क्लियर है ये चीज? इसके बाद आ जाओ इधर, फ्रॉम हाउस होल्डर टू एसेटिक। तो बेसिकली जो उनका एक लाइफ था, गृहस्थ जीवन था, उस चीज को छोड़ के वो संन्यास मतलब सन्यासी बन गए थे। ठीक है। तो कैसे हुआ? तो इनिशियली तो वो एज अ हाउस होल्डर रहते थे, मतलब जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं वैसी थे। उन्होंने री अनाउंस किया 30 की एज पे, मतलब कि एज 30 पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ट्रूथ की सर्च में निकल गए कि एग्जैक्टली क्या है लाइफ, कैसे चल रहा है सब कुछ। ठीक है। और फिर जाके उन्होंने ये मार्ग जो है वो चूज किया। क्लियर है ये चीज? इसके बाद इधर आ जाओ यहाँ पे, एसेटिक लाइफ एंड क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। तो बेसिकली महावीरा ने ना 12 साल तक तपस्या की, बहुत इधर उधर हर जगह से लर्निंग्स ली। ठीक है। विलेज में गए, और जहां भी गए वहां वो एक दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। ठीक है। टाउन्स में वो 5 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। ठीक है। कपड़े नहीं बदलते थे, और एज 42 तक आते आते ना उन्होंने इस चीज पे गिव अप नहीं किया। समझ में आ गया? उन्होंने एज 42 तक आते आते जो कपड़े थे वो भी छोड़ दिए। कंप्लीट जो रेनन्सिएशन होता है ना, उसकी तरफ वो चले गए। ठीक है। ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, अटेनमेंट ऑफ कैवल्य। एज 42 पे ना ऐसा माना जाता है कि महावीरा को ना कैवल्य, कैवल्य का मतलब होता है आपका कंप्लीट नॉलेज, पूरा ज्ञान। ठीक है। जब ऐसा होता है ना कि आप एक रास्ते पे आप चल रहे हो और पूरा आपको पता चल गया है, पूरा आप मतलब डिटैच हो चुके हो पूरा सोशल लाइफ से, सब कुछ सारी चीजों से। क्लियर है ये चीज? तो वो जो एक स्टेज आती है ना, उस चीज को कहा जाता है कैवल्य। ठीक है। तो एज 42 तक आते आते ये हो गया। ठीक है। और इस स्टेज पे ना मतलब सब कुछ आप क्या कहते हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, सुख दुख, मतलब इन सब चीजों से काफी ज्यादा ऊपर आ चुके हो आप। समझ में आ गया? और इसी वजह से उनको जो है ना कहा गया आपका महावीरा। महावीरा का मतलब है आपका ग्रेट हीरो। जिना, जिना का मतलब है कॉन्क्वेरर, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं थी, जो चीज थी, अटैचमेंट थी, उन सब पर उन्होंने विजय पा लिया था, ऐसा माना जाता है। क्लियर है ये चीज? तो अब ये जो है जिना, इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको कहा जाता है जैन। समझ में आ गया? तो इसी वजह से इनका नाम क्या है? जैन, इस रिलीजियस सेक्ट का नाम। ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, प्रोपागेशन ऑफ जैनिज्म। अब जब उनको कैवल्य यानी कि जब नॉलेज उनको अटेन हो गई ना, उसके बाद उन्होंने 30 इयर्स तक ये जो नॉलेज है ये प्रीच किया, बताया लोगों को। कहाँ कहाँ पे? कोशाला, मगध, मिथिला, चंपा, इन एरियाज में। समझ में आ गया? और उनकी जो टीचिंग्स थी, सिंपल लैंग्वेज, एथिकल टीचिंग और एस्थेटिक आइडल्स के ऊपर बेस्ड थी। क्लियर है ये चीज? इसके बाद इधर आ जाओ यहाँ पे, डेथ निर्वाणा ऑफ महावीरा। अब बेसिकली ना जब भी हम लोग किसी रिलीजन की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ जैनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उसमें जब हम अपने मेन लीडर की बात करते हैं तो हम कभी ये चीज यूज नहीं करते, ये वर्ड, कि उनकी डेथ हो गई थी या ऐसा हो गया था, नहीं। तो मतलब क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वो, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हमारे लीडर है वो, राइट। तो इसी वजह से ये वर्ड ना यूज करके यहाँ पे क्या यूज किया जाता है? निर्वाणा। निर्वाणा मतलब अब उनको जो है अल्टीमेट जो चीज, जो अल्टीमेट रास्ता उन्होंने अपनाया था, वो उस अल्टीमेट रास्ते पे जा चुके हैं। समझ में आ गया? नाउ ट्रेडिशनल व्यू ये है कि उनकी जो डेथ है, निर्वाणा जो है, उनको 72 इयर्स की एज पे रिसीव हो गया था, अराउंड आपका 468 बीसी के आसपास। समझ में आ गया? राजगीर के रीजन में, पावापुरी में। ठीक है ना? ये आपका ट्रेडिशनल व्यू है। ठीक है। इसका एक और वो भी है, एक और मतलब हिस्टोरियंस के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के आसपास एक मतलब दूसरे हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग आपका जो इनकी डेथ है वो 527 बीसी के आसपास हुई थी। क्लियर है ये चीज? अब ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनो। तो आर्कियोलॉजी के अकॉर्डिंग ना महावीरा का 6 सेंचुरी बीसी में होना थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि जिन टाउन से महावीरा जोड़े गए हैं कि इन टाउन्स में गए थे वो, उन टाउन्स में गए थे वो आपका 500 बीसी के बाद ही एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ गया? तो इसीलिए ज्यादातर जो हिस्टोरियंस है ना, वो ये मानते हैं कि महावीरा का जो एक्टिव पीरियड था ना, वो 5 सेंचुरी बीसी के अराउंड था। क्लियर है ये चीज? और इसी वजह से ये जो चीजें है ना, ये डाउटफुल है। इसी वजह से यहाँ पे आप दो डेट्स जो है वो देख रहे हो। ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ महावीरा।
अब महावीरा ने जैनिज्म तो दिया ही, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बताया कि इस तरीके से है, इस तरीके से है, मास अपील की, लोगों को सिखाया, ठीक है। और इन्होंने ब्राह्मणिकल अथॉरिटी, रिचुअलिज्म, इसका अपोज किया काफी ज्यादा और प्रमोट किया अहिंसा को, असेकेटिज्म को और एथिकल कंडक्ट को। समझ में आ गया? तो ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था महावीरा का। तो बेसिकली कोर आइडिया अगर आप देखोगे ना, ब्राह्मणिकल कल्चर का जो डोमिनेंस बढ़ता जा रहा था उसको रोकने के लिए, समझ में आ रहा है आप, मतलब एक चीज समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि उस टाइम में आते आते कास्ट सिस्टम, रिचुअल्स, ये वो ऐसे वैसे ये चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी ना कि लोगों को अल्टीमेटली कोई एक पीस का रास्ता चाहिए ही था। समझ में आ गया? तो जैनिज्म ने वो चीज जो है लोगों को प्रोवाइड की। जो मेन कॉन्सेप्ट है जैनिज्म का वो देखो आप, अहिंसा, कि आप किसी के साथ कुछ गलत मत करो, कोई वायलेंस मत करो, ठीक है। एस्केटिज्म यानी कि आप एक साधारण लाइफ जियो, कोई किसी चीज से उतना अटैचमेंट मत रखो, ठीक है। एथिकल कंडक्ट, एथिकल मतलब अपने आप का मॉरल जो है वो सही रखो। समझ में आ गया? किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ गलत तरीके का व्यवहार मत करो, ये सारी बेसिक चीज है, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ यहाँ पे, डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म ने ना आपके 5 डॉक्ट्राइन्स जो है, महाव्रतास आप कह सकते हो, ये चीजें जैनिज्म ने प्रोवाइड की है, ठीक है। तो 5 एथिकल वाउस हैं जो बेसिकली कोर आइडिया है जैनिज्म का, वो ये 5 चीजें हैं। सबसे पहला है आपका अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? वायलेंस, किसी भी तरीके का वायलेंस, ठीक है। किसी भी लिविंग बीइंग को चोट ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे, ये है वायलेंस। समझ में आ गया? चाहे कोई इंसान है, जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, प्लांट्स है, एवरी सिंगल थिंग जो लिविंग है। समझ में आ गया? तो बेसिकली जैनिज्म में ना आप देखोगे अहिंसा, ये जो वर्ड है ना, इस चीज पे ज्यादा एम्फोसाइज किया गया है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ना आपका एनिमल सैक्रिफाइस इतने बड़े लेवल पे हो रहा था। समझ में आ गया? इसके बाद है आपका सत्य, झूठ मत बोलो। अस्त्य, अस्त्य मतलब चोरी मत करो, किसी से भी कोई भी सामान बिना परमिशन के लेना, ये गलत है। समझ में आ गया? फिर आपका अपारिग्रह। अपारिग्रह का मतलब है कोई भी चीज जो है ना उसको ज्यादा जमा करने की कोशिश मत करो, जैसे कि ज्यादा पैसा, प्रॉपर्टी, सामान, ठीक है। क्योंकि पोजेशन, कोई भी चीज आप अपने पास रखते हो उससे आपकी डिजायर्स बढ़ती हैं। समझ में आ गया? तो बस इसीलिए। इसके बाद आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है आपका कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन पर आप कंट्रोल पाओ, ठीक है। तो ये है आपका ब्रह्मचर्य। इसके बाद ब्रह्मचर्य, ये जो चीज है ना, ये महावीरा द्वारा ऐड की गई थी, ये 5th डॉक्ट्राइन जो है। बाकी के जो ये 4th है ना, ये आपके जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने बाकी के 4 जो टीचिंग्स है वो दे दी थी। क्लियर है ये चीज? नाउ इधर आ जाओ, सुप्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ अहिंसा। अब इस चीज को ना बहुत ध्यान से सुनना। तो जैनिज्म में ना, जैसा मैंने आपको बताया, अहिंसा को ना काफी ज्यादा जो एम्फसाइज किया गया है कि ज्यादा वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस किसी भी प्रकार का, चाहे किसी इंसान पे हो, जानवर पे हो, कीड़े मकोड़े पे हो, प्लांट्स तक पे हो। समझ में आ गया? तो कभी कभी ये जो चीज थी ना, ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो गई आपकी। तो कुछ जो किंग्स बने, जो जैन किंग्स थे, उन्होंने पेनल्टी तक रख दी, जो लोग एनिमल्स को सैक्रिफाइस करेंगे उनको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। तो अब यहाँ पे आप एक तरीके से आप अहिंसा प्रमोट कर रहे हो कि एनिमल्स को किलिंग नहीं करना, बट जिन्होंने मार दिया है एनिमल्स को, आप उन इंसानों को भी मार रहे हो। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा अब्सर्ड था, तो इस वजह से है ये एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन कुछ कुछ किंग्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, असेटिज्म एंड रिजेक्शन ऑफ क्लोथिंग। तो बेसिकली आपका जो पार्श्वनाथ थे, आपके तीर्थंकारा, उनके जो फॉलोअर्स थे ना, वो लोग अपने आप को कवर रखते थे, अपनी अपर बॉडी, अपनी लोअर बॉडी, कपड़े पहनते थे वो। समझ में आ गया? और जो महावीरा के फॉलोअर्स थे ना, उन्होंने कपड़े छोड़ दिए थे पूरे तरीके से। क्लियर है ये चीज? तो बेसिकली जैनिज्म में भी आप देखोगे लोग जो है ना 2 सेक्ट में बट गए हैं। एक है जो अपने आप को कवर्ड रखते हैं, एक है जो अनकवर्ड रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा ना इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महावीरा ने ना काफी कठोर तपस्या की थी। समझ में आ गया? पूरे उन्होंने अपने कपड़े वगैरह सब कुछ त्याग दिया था एंड तक आते आते, इसी वजह से ऐसा किया जाता है। समझ में आ गया? नाउ ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो ना, इसी डिफरेंस की वजह से ना जैनिज्म आगे 2 सेक्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है वो चीज। तो 2 सेक्ट आपके कौन से हुए? एक हुए श्वेतांबर्स और दूसरे हुए दिगंबर्स, ठीक है। श्वेतांबर्स जो है ये आपके व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं, लेकिन दिगंबर्स जो है कुछ नहीं पहनते हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये चीज ध्यान रखना। अब रीजन क्या है, क्यों ये जैनिज्म आपका 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया? क्योंकि एक एक जो सेक्ट है आपका वो कंप्लीट असेटिज्म में मानता है। क्लियर है ये चीज? और जो महावीरा थे वो कंप्लीट आपका रेनेंसिएशन में मानते थे। तो एक आपका तपस्वी लाइफ जो होती है, प्रॉपर आप व्हाइट क्लोथ्स पहनो, सिंपल साधारण जीवन जियो, वो चीज है। और दूसरा जो है वो एब्सोल्यूट रेनेंसिएशन में बिलीव करते हैं। समझ में आ गया? तो इस वजह से ये जो 2 सेक्ट है ना, ये आपके 2 उसमें डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे श्वेतांबर्स का मतलब ही यही है, व्हाइट क्लोथ। श्वेत का मतलब होता है आपका व्हाइट, ठीक है। दिगंबर, दिगंबर का मतलब हो गया यहाँ पे, दिगंबर में दिक का मतलब होता है आपका स्काई, और अंबर्स का मतलब होता है आपका क्लोथ। क्लियर है ये चीज?
तो ये है। इसके बाद इधर आ जाओ, जैन व्यू ऑन गॉड्स एंड वर्ण सिस्टम। अब जैनिज्म का क्या व्यू है गॉड को लेके और वर्ण सिस्टम को लेके, ठीक है। तो जैनिज्म जो है ना वो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानता है, ठीक है, कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग इनके जो 24th तीर्थंकारा रहे हैं ना वो सबसे ऊपर है और उसके बाद गॉड है। समझ में आ गया? तो क्योंकि उन्होंने उन तीर्थंकारास ने मोक्ष पाया हुआ है तो इसी वजह से उनको भगवान के ऊपर मानते हैं। क्लियर है ये चीज? नाउ अब इनका व्यू वर्ण सिस्टम पे समझते हैं। तो इन्होंने ना वर्ण सिस्टम को कंप्लीटली आपका रिजेक्ट नहीं किया, जैसे कि बुद्धिज्म ने तो वर्ण सिस्टम को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। महावीरा के अकॉर्डिंग आपका जो बर्थ होता है हाई या लो वर्ण में, वो आपका डिपेंड करता है आपने किस तरीके के कर्म किए हैं प्रीवियस बर्थ में। तो उस चीज के अकॉर्डिंग आपका जो जन्म है वो इधर होता है। क्लियर है ये चीज? तो ये आपके कर्म पे डिपेंड करता है, ऐसा इनका मानना था। नाउ साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि एक जो आपका चंडाला, चंडाला का मतलब होता है लोएस्ट कास्ट, ठीक है, वो जो है ना वो भी अच्छा जीवन जीकर मोक्ष पा सकते हैं अगर वो अच्छे से काम करे तो। क्लियर है ये चीज? ये था। इसके बाद एम ऑफ जैनिज्म लिबरेशन। नाउ अब जैनिज्म जो रिलीजन है उसका एम क्या है, यानी कि आप मोक्ष कैसे पा सकते हो। तो जैनिज्म का मेन गोल ही है आपका मोक्ष या लिबरेशन, ठीक है। इसके लिए रिचुअल जरूरी नहीं है, बल्कि आपको ना सेल्फ एफर्ट करना जरूरी है। समझ में आ गया क्या करना जरूरी है? सेल्फ एफर्ट से आप लोग लिबरेशन जो है पा सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई रिचुअल या कोई प्रैक्टिस आप लोग करो। नाउ इसी के बाद आपका आता है त्रिरत्ना का कॉन्सेप्ट, थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है। तो ये तीन कोर आइडियाज कह लो आप लोग हैं, त्रिरत्न है जैनिज्म के। सबसे पहला आपका राइट नॉलेज, दूसरा आपका राइट फेथ, तीसरा आपका राइट एक्शन। समझ में आ गया? और इन तीनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये आपके त्रिरत्ना कहलाते हैं। समझ में आ गया? नाउ इधर आ जाओ, प्रोहिबिशन ऑफ वॉर एंड एग्रीकल्चर। अब हमें पता है कि जैनिज्म आपका अहिंसा पे काफी ज्यादा फोकस करता है। तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग वॉर को मना किया गया है कि आप वॉर नहीं कर सकते और आप एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर को क्यों डिस्करेज किया गया है? क्योंकि जब आप खेती करते हो तो जमीन में काफी कीड़े होते हैं, काफी जीव होते हैं, काफी प्लांट्स होते हैं जो मरते हैं। इस वजह से आपके आप देखोगे जो जैन लोग होते हैं ना वो ट्रेड और कॉमर्स की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट हुए आपके। जो आपका मर्चेंट क्लास है ना वहीं पे, ठीक है, जो बनिया लोग होते हैं वो लोग ज्यादातर। समझ में आ गया? ये लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में उतने इन्वॉल्व नहीं हुए। समझ में आ गया? तो ये था आपका जैनिज्म के डॉक्ट्राइन्स, कुछ लर्निंग्स, कुछ गोल्स, ये सारी चीजें। तो बेसिकली जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आपके 24 तीर्थंकारा हैं। महावीरा आपके 24 और लास्ट तीर्थंकारा थे। अर्ली जो तीर्थंकाराज रहे हैं वो आपके 23 रहे, जिसमें से 23rd आपके पार्श्वनाथ थे। और लेटर जाके जैनिज्म आपका दो सेक्ट में डिवाइड हो गया। महावीरा को रियल फाउंडर माना गया जैनिज्म का, ठीक है। महावीरा आपके क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने समझा। जैनिज्म के डॉक्ट्राइन को हम लोगों ने समझा कि कैसे जैनिज्म के 5 डॉक्ट्राइन्स हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपारिग्रह, ब्रह्मचर्य। समझ में आ गया? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अहिंसा है, पर कुछ किंग्स इसको एक्सट्रीम लेवल पे भी लेके गए हैं, ठीक है। और बाद में जैनिज्म आपका, जैसे मैंने आपको बोला, दो सेक्ट में डिवाइड हो गया, श्वेतंबर जो व्हाइट क्लोथ पहनते हैं और दिगंबर जो नहीं पहनते हैं। क्लियर है ये चीज? तो बस ये आपका पूरा था जैनिज्म को लेके। जैनिज्म का एंड गोल क्या है? मोक्ष पाना। समझ में आ गया? जो मोक्ष आपको कैसे मिलेगा? राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन से। समझ में आ गया? तो ये था पूरा आपका जैनिज्म को लेके। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। अब जैनिज्म का प्रचार कैसे हुआ, जैनिज्म फैला कैसे इतना, जो आज तक इंडियन कल्चर का पार्ट है, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। और ये जो है ना ये हमारा थर्ड पार्ट है चैप्टर 14 का, ठीक है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 14 के दो पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बैकग्राउंड के बारे में समझा था, बेसिकली जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कैसे आया, ठीक है, फिर इनका ओरिजिन कैसे हुआ। फिर हम लोगों ने वर्धमान महावीरा और जैनिज्म के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। वर्धमान महावीरा जो है वो आपके मेन फाउंडर है जैनिज्म के, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जैनिज्म के में जो डॉक्ट्राइन्स, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन चीजों को डिस्कस किया। इसके बाद आज हम लोग करने वाले हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म, ठीक है। तो ये पार्ट 3 है और चैप्टर 14 आपका 6 पार्ट्स में आने वाला है, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। देखो हम लोगों ने जैनिज्म के बारे में क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि कैसे जैनिज्म जो है आपका इंडिया में, बेसिकली जैनिज्म और बुद्धिज्म क्यों आया, ठीक है। तो उसका रीजन क्या था कि बहुत सारे मतलब ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बढ़ता जा रहा था, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स वगैरह आते जा रहे थे, जिसके लिए लोगों को अब, जिसकी वजह से बेसिकली लोगों को अब क्या चाहिए था, एक शांति वाला रास्ता चाहिए था। समझ में आ गया? और वो रास्ता जैनिज्म और बुद्धिज्म ने प्रोवाइड किया। क्लियर है ये चीज? अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर ना मुझे कमेंट सेक्शन में देना आप लोग, कि क्या जैनिज्म में वर्ण सिस्टम को माना जाता है, ठीक है, ये चीज मुझे बताना, ठीक है।
नाउ स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, अब जैनिज्म ना फैला कैसे, ठीक है, तो महावीरा ने जैनिज्म को कैसे स्प्रेड करना शुरू किया, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोपगेशन। तो महावीरा ने ना क्या किया, एक संघ फॉर्म किया, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप जैसे कहते हैं ना, वैसे ही एक ऑर्गेनाइज संघ प्रिपेयर किया, और इस संघ के जो मेंबर्स थे ना, दोनों ही लोग थे, मेन एंड वुमेन दोनों, ठीक है। तो जो मेन है आपके, जो एसेटिक लाइफ जी रहे हैं, उनको तो हम लोग मॉन्क्स कहते हैं, ठीक है। और जो विमेन है, वो अगर एस्थेटिक लाइफ जी रही हैं, तो उनको हम लोग नन कहते हैं। क्लियर है ये चीज ध्यान रखना। तो ये जो चीज थी ना, ये उस टाइम के हिसाब से ना बहुत ही प्रोग्रेसिव मतलब स्टेप था, कि आप अपने संघ का हिस्सा बना रहे हो मेन एंड वुमेन दोनों को, ठीक है। तो दोनों को एडमिट किया गया, और दोनों को ही ना, मतलब जो संघ के जितने मेंबर्स है ना, उनको जो टीचिंग्स है ना, वो किसमें दी गई, प्राकृत में दी गई। समझ में आ गया। प्राकृत में क्यों दी गई, क्योंकि लोग उस टाइम के जो लोग थे ना, जो लोकल लैंग्वेज थी, वो आपकी प्राकृत लैंग्वेज थी, ठीक है। तो प्राकृत ऐसा माना जाता था, क्योंकि आम लोग भी बोल रहे हैं, तो आम लोगों को ये चीजें समझ में आएगी। समझ में आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे, जो संस्कृत का जो बैरियर था ना, वो बैरियर अब टूटता जा रहा है धीरे धीरे। क्लियर है ये चीज। तो इसके अलावा क्या हुआ, कितने फॉलोअर्स थे, अराउंड 14,000 फॉलोअर्स थे। तो देखो, जैनिज्म ने ना, जो हमारा ब्राह्मणिकल रिलीजन था ना, उस चीज से ना कोई क्लियर सेपरेशन उन्होंने नहीं दिखाया, ठीक है। रिचुअल्स भी थे, बिलीफ्स भी थे जैनिज्म में भी, जो लोगों को ऐसा लगा, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी, ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और जो ज्यादा जानना चाह भी नहीं रहे थे ना, उनको ऐसा लगा कि ये तो हमारे पुराने रिलीजियस सिस्टम जैसा ही है, उसी से ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो लोग, जो कॉमन लोग थे ना, उनको ये चीज लगने लग गई कि ये तो वही पुराना सिस्टम है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वर्जन नहीं है उस चीज का। समझ में आ गया। तो इस वजह से ये जो चीजें ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाई, ठीक है। और इसी वजह से ये चीज जो है ना, लार्ज मासेस को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाई, ठीक है। और सिमिलरली जो आपका बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म भी आपका मास रिलीजन जो है ना, ये नहीं बन पाया आपका गैंगेटिक प्लेन वाले एरिया में, जो आपका ये बिहार, यूपी और ये जो पूरी बेल्ट है ना, उसमें नहीं बन पाया, ठीक है। ना इधर आ जाओ, स्प्रेड टू साउथ एंड वेस्ट इंडिया, इसकी बात करते हैं। तो जैनिज्म मेनली आपका साउथ इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया, यहाँ बहुत ज्यादा फैला, ठीक है। रीजन क्या थे, क्योंकि इन एरियाज में ना ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस जो था ना, वो उतना स्ट्रांग नहीं था। समझ में आ गया। तो ये दो वो एरियाज थे, तो ये रीजन था। इसके बाद इधर आ जाओ, जैनिज्म एंड कर्नाटका ट्रेडिशंस एंड एविडेंस। तो कर्नाटका में जैनिज्म आपका स्प्रेड हुआ, इसका क्या एविडेंस है, ठीक है। तो एक लेट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे आपके किंग, वो जैन बन गए थे, उन्होंने जैनिज्म एक्सेप्ट कर लिया था, उन्होंने अपना पूरा जो राज्य है वो छोड़ दिया था। कर्नाटका जाके वो एक जैन एसेटिक बन गए थे, तो वहां जाके वो ऐसी लाइफ, एकदम सिंपल एसेटिक लाइफ जो है वो जी रहे थे। लेकिन इस स्टोरी का ना कोई इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल सपोर्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसीलिए हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ना ये एक डाउटफुल ट्रेडिशन है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। नाउ इधर आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास फेमाइन थ्योरी एंड माइग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैनिज्म का जो आपका माइग्रेशन था ना, वो थोड़ा साउथवर्ड की तरफ हो गया। तो हुआ क्या, महावीरा की डेथ के बाद ना, महावीरा के डेथ के 200 ईयर्स बाद, ठीक है, मगधा में 12 साल का भयंकर आपका फेमाइन आया था, बहुत भयंकर सूखा पड़ गया था, ये चीज ध्यान रखना, जो कि आपका 12 साल तक चला था, ठीक है ना। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ, जो आपके जैन फॉलोअर्स थे ना आपके भद्रबाहु के, वो लोग ज्यादातर साउथ की तरफ माइग्रेट हो गए, और कुछ जो आपके थलाबाहु के जो लीडरशिप में थे, वो जो जैन थे वो वहीं पे रुक गए, ठीक है। तो जो साउथ चले गए, उन्होंने साउथ इंडिया में जैनिज्म को स्प्रेड किया, ठीक है। अब फेमाइन के बाद जब आपके जैन मॉन्क्स ना वापस से मगध आ गए, मगध की तरफ, तो मगध कहाँ पे था उस टाइम का, जो बिहार और जो यूपी वाला एरिया है ना, उस एरिया की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो वहां से साउथ चले गए, क्योंकि वहां पे फेमाइन आ गया, सूखा पड़ गया। नाउ अब हुआ क्या, साउथ से वापस उधर आए, जब सूखा वाली सिचुएशन जो है वो खत्म हो गई, तो वहां मगध आने के बाद उन्होंने ये चीज, इस चीज का दावा किया कि फेमाइन के टाइम भी हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से अपना जो रिलीजन है ना, वो फॉलो किया, अपने रिलीजियस जो भी रूल्स है ना, उनको फॉलो किए। समझ में आ गया। और जो मगध के जो जैन्स थे ना, उन पर एलिगेशन लगाया गया कि हो सकता है आप लोगों ने डिसिप्लिन ब्रेक कर दिया होगा फेमाइन के चलते। समझ में आ गया। तो ये चीज था, इसके चलते थोड़ा सा डिस्प्यूट दोनों में आ गया।
इसके बाद इधर आ जाओ जैन काउंसिल एट पाटलिपुत्र। अब हुआ क्या ना, इस डिफरेंस को ना सॉल्व करने के लिए पाटलिपुत्र जो आपका मॉडर्न पटना है ना, उसमें जैन काउंसिल बुलाई गई। ठीक है, पर्पस क्या था? तो पर्पस जैसे मैंने आपको बताया, जो भी ये डिफरेंसेस आ गए हैं इसको रिजॉल्व किया जाए और जो भी जैन टीचिंग्स है ना उनको कंपाइल कर दिया जाए। समझ में आ गया? तो ये चीज था। नाउ अब जो सदर्न जैन्स थे, जो साउथ में जो जैन्स बने थे, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया इस काउंसिल को, रिजेक्ट कर दिया इस डिसीजन को। ठीक है, ये चीज ध्यान ध्यान रखना। इसका आउटकम क्या आया? आउटकम ये आया कि जैन जो सेक्ट था ना वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्लियर है ये चीज? इसके बाद जो डिवीजन इनटू टू सेक्ट, ये मैंने आपको आई थिंक कल भी बताया था। दिगंबर्स आपके साउथ वाले हो गए जो एकदम न्यूड एस्थेटिक लाइफ जीते हैं, और श्वेतंबर्स आपके मगध वाले हो गए जो व्हाइट क्लोथ फिर भी पहन लेते हैं। क्लियर है ये चीज? तो इस ड्रॉट की वजह से, तो ये आपकी ड्रॉट थ्योरी है जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि जैनिज्म जो है आपका दो सेक्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाओ यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, नाउ हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले हैं कर्नाटका में जैनिज्म के ना, हमको इंस्क्रिप्शन का प्रूफ हमको मिला है जो कि आपका 3rd सेंचुरी एडी से पहले नहीं था। समझ में आ गया? फिर लेटर आपका 5th सेंचुरी एडी में कर्नाटका में बहुत सारे जैन मोनेस्ट्रीज जो है ना वो बनाए गए, जिनको लैंड ग्रांट दिया गया राजा द्वारा, जहाँ पे वो मोनेस्ट्रीज बनाई गई, रॉयल पैट्रोनेज दिया गया। यानी कि जो आपकी रॉयल फैमिलीज थी ना वो भी इस चीज को प्रोटेक्ट करके रखती थी। समझ में आ गया? इसके बाद है आपका स्प्रेड इन ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। तो कलिंग जो आपका मॉडर्न उड़ीसा है ना, वहां पे जैनिज्म आपका 4th सेंचुरी बीसी के आसपास पहुंच गया था। और इस चीज को ना जो खारावेला के किंग है ना उन्होंने पैट्रोनाइज किया था जैनिज्म को 1st सेंचुरी बीसी के आसपास। और इसी टाइम पीरियड के आसपास ना उन्होंने आंध्र और मगधा के रूलर्स को हराया भी था। समझ में आ गया? इसके बाद तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु में जैनिज्म आपका 2nd से 1st सेंचुरी बीसी के आसपास जो है वो पहुंच गया था। समझ में आ गया? इसके बाद आ जाओ स्प्रेड इन वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया जैनिज्म आपका लेटर मालवा, गुजरात, राजस्थान इन एरियाज में पहुंच गया। और इवन आज भी इन एरियाज में ना जैनिज्म आप देखोगे एक बहुत ही स्ट्रांग पकड़ बना के है, बहुत ही डीपली रूटेड है। और ज्यादातर जैनिज्म जो जैन लोग हैं ना बेसिकली वो ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। समझ में आ गया? इसके बाद इधर आ जाओ कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव। तो देखो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तो जैनिज्म जो है ना उसको उतना मतलब उतनी सपोर्ट नहीं मिली, उतना पैट्रोनेज नहीं मिला। समझ में आ गया? दूसरा आपका स्लोअर स्प्रेड, बहुत धीरे धीरे फैला। और तीसरा है रीजनल कॉन्सेंट्रेशन। रीजनल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि जैनिज्म जिस स्टेट तक पहुंचा ना वहां पे फिर टिक गया, वहां से गया नहीं जैनिज्म। समझ में आ गया? ये चीज ध्यान रखना। बुद्धिज्म का क्या था? बुद्धिज्म को ना बहुत ही रॉयल सपोर्ट था, बहुत ही वाइडर स्प्रेड था, और बहुत ही लेट डिक्लाइन हुआ बुद्धिज्म इंडिया में। क्लियर है ये चीज? जैनिज्म जो है ना आपका वो सरवाइव हुआ जहां पे वो जैनिज्म मतलब जहां से वो रिलीजन शुरू हुआ था ना वहां पे वो रिलीजन सरवाइव हुआ। लेकिन बुद्धिज्म जो है ना वो ऑलमोस्ट आपका डिसअपेयर हो गया है इंडिया से। समझ में आ गया? तो ये भी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म को लेके भी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म। अब जैनिज्म से हमको क्या क्या चीजें मिली हैं, बेसिकली जैनिज्म का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारे एंशियंट हिस्ट्री में। तो सबसे पहले तो सोशल एंड रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो सोसाइटी में ना जैनिज्म ने वो पहला सीरियस अटेम्प्ट किया। जो भी हमारा वर्ण सिस्टम चल रहा था, ये रिचुअलिस्टिक सोसाइटी हमारी बन गई थी, ये रिचुअल परफॉर्म करो, ऐसा हो गया है तो वैसा हो गया है तो वो रिचुअल परफॉर्म करो। इस चीज के खिलाफ जो पहला स्टेप है ना वो आपका जैनिज्म ने लिया था। ठीक है, जैनिज्म आपका एथिकल कंडक्ट पे बात करता है, मॉरल प्योरिटी पे बात करता है, नॉन वायलेंस पे बात करता है, रिचुअल्स के अगेंस्ट है। समझ में आ गया? तो बेसिकली जैनिज्म जो है ना उन्होंने ना एक रिफॉर्म मूवमेंट एक तरीके से ला दिया था ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट। समझ में आ गया? इसके बाद आ जाओ कंट्रीब्यूशन टू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब इनकी बात करें लैंग्वेज और लिटरेचर की, तो सबसे पहली चीज तो संस्कृत का रिजेक्शन। ठीक है, तो आपके जो अर्ली जैन्स है ना वो संस्कृत को डिस्कार्ड करते थे, जो मेनली आपके ब्राह्मण्स यूज करते थे संस्कृत लैंग्वेज। और इसी वजह से जैन्स जो है ना आपके वो संस्कृत को उतना तवज्जो नहीं देते थे कि नहीं संस्कृत हम नहीं मानेंगे। समझ में आ गया? प्राकृत लैंग्वेज को आपका लेटर जाके उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि प्राकृत लैंग्वेज जो है ना वो आम लोगों की भाषा थी, आम लोग समझ सकते थे। वेयर जो संस्कृत लैंग्वेज है वो डिफिकल्ट थी। और जो ब्राह्मण्स है ना वो मेनली जब यज्ञ वगैरह करा रहे हैं तो संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। समझ में आ गया? तो इस वजह से वो, क्योंकि अब उनको मास तक पहुंचना है, लोगों तक पहुंचना है,
तो उनको कोई ऐसी लैंग्वेज चाहिए और इसी वजह से आपका प्राकृत जो है उन्होंने अडॉप्ट किया। समझ में आ गया, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद लिटरेरी लैंग्वेज की अगर हम बात करूँ तो जैन्स के जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है ना, वो आपके अर्ध मगधी प्राकृत इस लैंग्वेज में लिखे गए हैं और ये टेक्स्ट आपके 6th सेंचुरी एडी में कंपाइल हुए हैं। कहाँ पे हुए? वल्लभी गुजरात में, जो मेजर सेंटर है लर्निंग का, और यहीं पे आपका जैन काउंसिल्स जो है ना वो आपकी हुई हैं। समझ में आ गया, इस वजह से। तो बेसिकली जो अब यहाँ पे इनका ऐसे, जैसे ब्राह्मण्स कल्चर में क्या है, नॉलेज जो है वो सिर्फ ब्राह्मण्स के पास ही रहेगी। समझ में आ गया, तो नॉलेज आपकी सेंट्रलाइज रहेगी कि एक ही अथॉरिटी है, ब्राह्मण ही है, उन्हीं के पास नॉलेज है। आपको यज्ञ कराना है, उनको बुलाओ, वो मंत्र जो मंत्र होगा पढ़ेंगे, भले ही आपको समझ आए ना आए। समझ में आ गया, तो ये चीज था। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस चीज को ऐसे रखा कि नॉलेज सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं ही रखूंगी अपने पास, नॉलेज हमें बांटनी है, लोगों को पढ़ाना है, लोगों को सिखाना है। समझ में आ गया, तो वो चीज है यहाँ पे। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। अब हुआ क्या ना कि जैनिज्म ने क्योंकि प्राकृत लैंग्वेज स्टार्ट कर दिया था, तो इस वजह से प्राकृत लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ था, ग्रोथ हुआ था, रीजनल लैंग्वेजेस का आपका इवोल्यूशन हो रहा था इसके बाद। ठीक है, अच्छा यहाँ जो हम लोगों ने एक चीज देखा कि जो रिलीजियस टेक्स्ट है जैन्स के, वो आपके अर्ध मगधी प्राकृत में, तो ये प्राकृत लैंग्वेज का ही एक फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाओ, तो बेसिकली एक चीज आप देखोगे यहाँ पे, देखो शौरासेनी अपाभ्रंशा, ये जो चीज है ना, ये इसका मतलब ये है कि आपका जो मराठी लैंग्वेज है ना, मराठी भाषा जो है ना, उसका जो विकास है ना, वो आपका शौरासेनी प्राकृत से ही हुआ है। समझ में आ गया, तो पहले लोग आपका शौरासेनी प्राकृत बोलते थे, टाइम के साथ साथ साउंड चेंज हो गया, ग्रामर थोड़ी सिंपल हो गई, लोकल वर्ड्स और ज्यादा ऐड हो गए, और धीरे धीरे यही भाषा है जो आपकी मराठी बन गई। क्लियर है ये चीज, तो यही है यहाँ से, इसी ने मराठी लैंग्वेज को जन्म दिया है बेसिकली। नाउ अब जैन्स है ना, उन्होंने क्या किया, जो आपका अपाभ्रंशा, और इसमें अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे, और अपाभ्रंशा की पहली ग्रामर जो है वो कंपाइल की। समझ में आ गया, तो ये जैनिज्म का लैंग्वेज की तरफ कंट्रीब्यूशन था। समझ में आ गया, इसके बाद आ जाओ जैन लिटरेरी ट्रेडिशन। अब ना जैन्स जो है ना, उनके जो लिटरेचर है वो सिर्फ रिलीजियस नहीं थे, बल्कि उसमें एपिक्स थे, पुराण थे, नोवेल्स थे, ड्रामास थे, ये सारी चीजें थी। और एक चीज आप देखोगे, आज भी काफी जैन टेक्स्ट जो है ना वो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में अनपब्लिश्ड पड़े हुए हैं। कहाँ पे? तो ये जो चीजें हैं ज्यादातर हमें जैन श्राइन गुजरात और राजस्थान यहाँ पे देखने को मिलेंगी। समझ में आ गया, तो बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं अभी भी। इसके बाद इधर आ जाओ, यूज ऑफ संस्कृत इन लेटर पीरियड। तो अर्ली फेज में तो इन लोगों ने संस्कृत को रिजेक्ट किया, लेकिन अर्ली मिडिवल पीरियड में ना जैन्स ने ना संस्कृत एक्सटेंसिवली आपका यूज किया। काफी स्कॉलर्स ने जो टेक्स्ट लिखे हैं ना, जैन स्कॉलर्स ने, वो आपके संस्कृत में लिखे हैं। तो ये चीज दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि जो जैन जो रिलीजन है वो काफी ज्यादा रिजिड है, बल्कि फ्लेक्सिबल है। समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद इधर आ जाओ, कॉन्ट्रीब्यूशन टू कन्नड़ा लिटरेचर। नाउ जैनिज्म का जो मेजर रीजनल इम्पैक्ट रहा है ना, वो कहाँ पे रहा है? कर्नाटका में भी रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, फेमाइन के बाद मगध से कर्नाटका आ गए, साउथ आ गए, तो इस वजह से। ठीक है, तो जैन स्कॉलर्स ने ना कन्नड़ा लैंग्वेज में भी एक्सटेंसिव राइटिंग की है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इस चीज की वजह से ना जो आपका कन्नड़ा लैंग्वेज था ना, कन्नड़ा जो लिटरेचर था ना, उसमें हमको ग्रोथ देखने को मिला है। समझ में आ गया, तो ये चीज है। इसके बाद है आपका कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो अर्ली फेज में ना, जैसे बुद्धिज्म में इमेज वर्शिप नहीं होती थी, वैसे ही ये लोग भी थे कि इमेज वर्शिप नहीं करना है। ठीक है, लेटर फेज में आपका वर्शिप शुरू हो गई, किनकी वर्शिप? आपकी महावीरा की, और जो बाकी 23 तीर्थंकर हैं उनकी। समझ में आ गया, कहाँ कहाँ पे? कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। समझ में आ गया, और उनकी जो स्कल्पचर्स है वो बनाए गए काफी ब्यूटीफुल, कभी कभी मैसिव स्टोन्स वगैरह का इस्तेमाल करके बनाए गए थे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद इधर आ जाओ, असेसमेंट ऑफ जैन आर्ट। तो बुद्धिस्ट आर्ट जो है ना आपका, वो बहुत ही ज्यादा रिच था। ठीक है, जैनिज्म भी था आर्ट बहुत ज्यादा रिच, लेकिन बुद्धिज्म से थोड़ा सा कम था। समझ में आ गया, जैनिज्म का जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है ना आपका, वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपका, कि जो आपका टेम्पल आर्किटेक्चर्स हैं, जो आपके स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, जैसे आपका दिलवारा टेम्पल जो है, वो अगर आप देखो, तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके जैनिज्म के। समझ में आ गया, तो बेसिकली हमने आज क्या क्या समझा? हमने आज समझा कि जैनिज्म का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हमारी सोसाइटी पे, हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे, हमारे लिटरेचर पे, लैंग्वेजेस में। ठीक है, इसके साथ साथ जैनिज्म आपका कैसे स्प्रेड हुआ अक्रॉस ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह। क्लियर है ये चीज? तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो ये चैप्टर नंबर 14 का ना पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट हम लोग चैप्टर 14 के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और ये चैप्टर आपका 6 पार्ट्स में रहने वाला है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या समझा? हमने
जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में स्टडी करना शुरू किया। तो हमने देखा कि उस टाइम में ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, रिचुअल्स ये वो। तो लोगों को अगर छोटी से छोटी बीमारियाँ भी हो रही थी ना, तो लोगों को ऐसा लग रहा था ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद भगवान खुश नहीं है, हम यज्ञ नहीं करवा पा रहे हैं। वगैरह-वगैरह। तो और क्योंकि उस टाइम में यज्ञ वगैरह कराना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, ठीक है? यज्ञ कराने का मतलब है कि जो ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे हैं ना, आपको उनको अपनी वेल्थ ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। एक गाय देनी पड़ेगी या फिर जो भी इम्पोर्टेंट है आपके पास उनको देना पड़ेगा दान में, समझ में आ गया? तो इस वज़ह से जो आम लोग हैं ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था यज्ञ वगैरह कराना। तो लोग काफ़ी गुस्से में थे, काफ़ी थक गए थे, तो लोगों को एक सिंपल पाथ चाहिए था इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों से छुटकारा चाहिए था बेसिकली। तो वहाँ पे आप देखोगे 62 रिलीजियस सेक्ट आपके आए उस टाइम में, जिसमें से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म बहुत लॉन्गर इनका इम्पैक्ट रहा और इसी वज़ह से हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो हमने इनका बैकग्राउंड देखा था। नाउ कॉजेज़ हमने सबसे पहले समझा था कि जैनिज़्म आपका क्यों आया था। तो बेसिकली जैन मैंने आपसे आई थिंक लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या जैनिज़्म में वर्ण सिस्टम को मानते हैं? तो जैनिज़्म में वर्ण सिस्टम को मानते हैं, ऐसा माना गया था कि आपके जो कर्म है ना, उसके बेसिस पे आपका बर्थ डिसाइड होता है। तो अगर आपके अच्छे कर्म हैं, तो आप हाई फैमिली में, हाई स्टेटस वाली फैमिली में पैदा होगे। अच्छे कर्म नहीं है, तो लो स्टेटस वाली फैमिली में पैदा होगे, ठीक है? लेकिन अगर आप लो स्टेटस वाली फैमिली में भी पैदा हुए हो, तब भी आप मोक्ष की तरफ जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? सेल्फ डिसिप्लिन से, राइट? तो हमने ये चीज़ें समझी थी जैनिज़्म में, राइट? इसके बाद हम लोगों ने वर्धमान महावीरा इन जैनिज़्म के बारे में पढ़ा। महावीरा जो है वो फाउंडर है जैनिज़्म के, जैनिज़्म में 24th तीर्थंकर रहे हैं, महावीरा वाज़ द लास्ट वन, तो हमने ये पढ़ा था। इसके बाद हमने इनके डॉक्ट्राइन्स, इनकी टीचिंग्स देखी थी कि आपको सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अहिंसा था, अस्तेय था, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है? इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कैसे जैनिज़्म आपका ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ आपका स्प्रेड हुआ, फेमाइन जैसी कंडीशंस आ गई थी, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद जैनिज़्म का क्या-क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, लिटरेचर्स में, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज़्म के बारे में, ठीक है? साथ ही इनके डॉक्ट्राइन्स जो रहे हैं बुद्धिज़्म की, वो भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे गौतम बुद्धा की लाइफ़ के बारे में, कैसे बुद्धिज़्म आपका आया, तो आज का पहला टॉपिक है हमारा गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज्म, ठीक है? तो गौतम बुद्धा जो थे और महावीरा जो थे, ये दोनों ही कंटेम्परेरीज़ थे। कंटेम्परेरीज़ कहने का क्या मतलब है कि इन दोनों ने ही जैनिज़्म और बुद्धिज्म जो है ना, वो एक साथ एक ही टाइम पीरियड में शुरू हुआ है। समझ में आ गया? तो महा गौतम बुद्धा महावीरा के कंटेम्परेरी थे, ठीक है? दोनों ही आपका क्षत्रिय क्लैन को बिलॉन्ग करते थे, दोनों ने ही रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है स्टार्ट किया और दोनों ने जो उस टाइम का ब्राह्मणिकल रिचुअलिज़्म काफ़ी ज़्यादा चल रहा था ना, उस चीज़ को अपोज़ किया। समझ में आ गया? इनका बर्थ और इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। तो ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग इनका जो बर्थ है वो 567 बीसी के आसपास हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में जो कपिलावस्तु के पास है और कपिलावस्तु को ना पिपरवा बस्ती डिस्ट्रिक्ट यूपी इस नाम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। समझ में आ गया? ये नेपाल के फुटहिल्स के पास है। इनकी फैमिली की अगर बात करें तो इनके जो फादर थे वो इलेक्टेड रूलर थे कपिलावस्तु के, हेड थे शाक्य रिपब्लिकन क्लैन के, ठीक है? इनकी जो मदर थी वो प्रिंसेस थी कौशलान डायनेस्टी की और बेसिकली इससे हमको ये चीज़ पता लगती है ये काफ़ी रिपब्लिक सेटअप में पैदा हुए हैं, पले-बड़े हैं, ठीक है? और इनकी जो वैल्यू सिस्टम है वो इगैलिटेरियन वैल्यूज़ है। इगैलिटेरियन वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है कि ये सभी को इक्वालिटी की नज़र से देखते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद है आपका अर्ली लाइफ एंड इंक्लिनेशन। तो बेसिकली बचपन से ही ना इनका जो नेचर था ना मेडिटेटिव नेचर था, मेडिटेशन वगैरह करते थे, ठीक है? और इनकी शादी भी हुई थी, अर्ली शादी हो गई थी इनकी, लेकिन जो डोमेस्टिक लाइफ थी, जो गृहस्थी थी ना, उन चीज़ों ने इनको काफ़ी अट्रैक्ट नहीं किया और ये ना काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे आस-पास ह्यूमन सफरिंग और जो मिज़री है सोसाइटी में इस चीज़ को देख के, इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट हुए थे। इनको लगा था कि ये जो दुनिया है इसमें इतना दुःख क्यों है? समझ में आया? लोग परेशान हैं, क्यों हैं? और इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? और इसी सर्च में, इसी क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए ना इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था एज 29 तक आते-आते और 7 साल इन्होंने एसेटिक लाइफ़ इधर से उधर भटकते हुए मतलब पूरा वर्ल्ड ऑब्जर्व करते हुए ऐसे व्यतीत किया था, ठीक है? इसके बाद एट द एज ऑफ 35 इनको एनलाइटनमेंट रिसीव हुआ, बोध गया में, बोधि ट्री के पास, पीपल के पेड़ के पास, ठीक है? और जब इनको एनलाइटनमेंट रिसीव हुआ ना, तब से इनको हम लोग बुद्धा कहने लग गए। बुद्धा का मतलब ये होता है द एनलाइटेंड वन, समझ में आ गया? इसके बाद आ जाओ इधर फर्स्ट सर्मन एंड मिशनरी वर्क। अब जब ये इनको एनलाइटनमेंट रिसीव हो गया
अब जो इनकी लर्निंग्स रही थी, जो भी इनको पता चला था कि ह्यूमन सफरिंग का कारण क्या है, कैसे ह्यूमन्स जो है उस सफरिंग से मतलब छुटकारा पा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रीच करना शुरू किया, लोगों को सिखाना शुरू किया, ठीक है? तो जो फर्स्ट सरमन है ना इनका सारनाथ में हुआ था बनारस के पास, और इस सरमन को ना धर्म चक्र परिवर्तना भी कहा जाता है, यानी कि धर्म का चक्र अब घूम गया है, अब परिवर्तन होगा यहाँ से, समझ में आ गया? इस वजह से इस इनके द्वारा दिए गए फर्स्ट सरमन को ये कहा जाता है। इसके बाद मिशनरी लाइफ की बात करते हैं, तो ये पर डे आपका 20 से लेके 30 किलोमीटर्स तक पैदल चला करते थे और लोगों को सिखाया करते थे, प्रीच किया करते थे, फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और इन्होंने प्रीच किया फॉर अबाउट 40 इयर्स, 40 साल तक, ठीक है? ये सिर्फ आराम करते थे आपका रेनी सीजन के दौरान, उससे पहले नहीं, ठीक है? नाउ इसके बाद है आपका नेचर ऑफ प्रीचिंग, मतलब कि क्या सिखाते थे ये? तो बेसिकली इनका जो भी इनकी टीचिंग्स थी ना, वो हमेशा यूनिवर्सल रहता था, एथिकल रहता था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था रिच और पुअर के बेसिस पे, हाई या लो के बेसिस पे, मैन और वुमेन के बेसिस पे, नहीं। कोई भी इनकी टीचिंग जो है सुन सकता है, उनको इम्प्लाई कर सकता है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ठीक है? और ये ऑफ़न जो भी डिबेट्स होती थी ना ब्राह्मण्स के साथ या जो भी इनके राइवल सेक्ट थे उनके साथ, उनमें पार्टिसिपेट करते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम उनको डिफीट भी कर देते थे डिस्कशन में, समझ में आया? तो इस चीज़ की वजह से ना बुद्धिज़्म ने ना इंटेलेक्चुअल क्रेडिबिलिटी भी गेन कर ली, क्योंकि बुद्धा के पास आंसर है सबका, वो सब चीज़ को बता पा रहे हैं, अपनी जो भी उनकी लर्निंग्स है उनको अच्छे से लोगों को प्रीच कर पा रहे हैं, समझ में आया? और इस वजह से बुद्धिज़्म ने ये जो इंटेलेक्चुअल क्रेडिबिलिटी है ना, ये रिसीव कर लिया था। इसके बाद डेथ यानी कि महापरिनिर्वाणा, तो इनकी डेथ अराउंड एज 80 के आस-पास होती है, 487 बीसी में। नाउ कहाँ पे होती है? तो कुशीनगर आइडेंटिफाइड विद कासिया दियोरिया डिस्ट्रिक्ट यूपी, इस प्लेस में इनकी डेथ जो है वो हो जाती है, समझ में आ गया? नाउ अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म की। डॉक्ट्राइन्स कहने का क्या मतलब है? अब बुद्धिज्म के द्वारा दी गई क्या-क्या टीचिंग्स हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले तो बुद्धा ने ना कभी भी जब लोग डिबेट कर नहीं करते आत्मा के बारे में या ब्रह्मा के बारे में, बेसिकली ब्राह्मण्स के बारे में, तो इन चीज़ों में ना कभी वो पड़े ही नहीं। उनको पता था कि ये फ्रूटलेस डिबेट्स हैं, इनको डिबेट करके इनको चीज़ें बता के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये लोग समझेंगे नहीं, समझ में आ गया? तो इसी वज़ह से उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। उनका कंसर्न ये था ही नहीं कि गॉड है या नहीं, आप ये चीज़ मानो या ना मानो। उनका कंसर्न ये था कि ह्यूमन सफरिंग क्यों हो रही है, राइट? लोगों को दुःख क्यों है इतना और इस दुःख का अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? तो बेसिकली एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थे ये, समझ में आया? तो बेसिकली इन्होंने फोकस किया रियल लाइफ ह्यूमन सफरिंग पे, सोशल मॉरल प्रॉब्लम्स पे, और इस चीज़ की वजह से जो बुद्धिज़्म था ना वो कॉमन पीपल तक ईज़िली पहुँच पाया, एक्सेसिबल था, ठीक है? क्योंकि लोग रिलेट कर पा रहे थे काफ़ी ज़्यादा कि हाँ यार, मुझे भी दुःख है इस चीज़ का, कैसे छुटकारा मिलेगा मुझे, समझ में आया? ये चीज़ था। नाउ अब सफरिंग की बात समझते हैं, तो बुद्धा के अकॉर्डिंग वर्ल्ड जो है ना, वर्ल्ड में बहुत सारा दुःख है, बहुत सॉरो है, और इन दुखों का जो कारण है ना वो ह्यूमन डिज़ायर्स है, ह्यूमन की इच्छाएँ हैं, ठीक है? अगर इंसान उन इच्छाओं पर जीत पा लेता है, कॉन्क्वेस्ट कर लेता है, तो फिर उसको दुःख नहीं होगा, समझ में आ गया? नाउ ये जो कॉन्क्वेस्ट है कैसे कर सकता है? मेडिटेशन करके, समझ में आया? नाउ एक बार आपने अपनी इच्छाओं पे एकदम काबू पा लिया है, उसके बाद आप निर्वाणा की स्टेज अटेन कर सकते हो। उसके बाद आपको जो ये बर्थ और डेथ का जो साइकिल है ना, इस चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है? नाउ इसके बाद है आपका निर्वाणा अल्टीमेट गोल। तो निर्वाणा का मतलब ये है कि आपको ना लिबरेशन मिल गई है सफरिंग से, यानी कि सफरिंग से आपको छुटकारा मिल गया है। आप जो ये बर्थ और डेथ का जो साइकिल है, इससे आपने मुक्ति पा ली है, समझ में आ गया? नाउ ये कैसे हो सकता है? एथिकल लिविंग, मेंटल डिसिप्लिन, विज़डम के थ्रू, समझ में आ गया? तो आपको निर्वाणा अटेन करने के लिए किसी तरीके के कोई रिचुअल नहीं कराने, कोई प्रीस्टली मेडिटेशन नहीं करना है, जस्ट सेल्फ कंट्रोल, समझ में आ गया? इसके बाद इन्होंने ना अब ये निर्वाणा आप कैसे अचीव कर सकते हो, ये सेल्फ कंट्रोल आप कैसे अचीव कर सकते हो, इसके लिए इन्होंने ये 8 फोल्ड पाथ, अष्टगंगिका मार्ग, ये भी इन्होंने बताया, ठीक है? और ये जो टेक्स्ट है ये हमको 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास लिखे हुए हैं, तो वो हमें मिले हैं। अब क्या है ये? तो सबसे पहले इन 8 फोल्ड पाथ के ये 8 कंपोनेंट है। सबसे पहला है आपका राइट ऑब्जर्वेशन। राइट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? डीप कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन करो। तो ये कुछ 8 रास्ते हैं जो इन्होंने दिए, ठीक है? नाउ ये जो चीज़ है ना,
जो भी इंडिविजुअल इन चीज़ों को मतलब फ़ॉलो करता है ना, वो प्रीस्टली क्राफ्ट, रिचुअल डिपेंडेंसी इनसे काफ़ी मुक्त हो जाता है। समझ में आ गया? ऑटोमैटिकली। तो बेसिकली ये पाथ आपको ना लिबरेशन की तरफ ले जाता है, ठीक है? नाउ अब कई सारे लोग हैं जो इतनी हार्ड तपस्या नहीं कर सकते हैं, राइट? तो उन्होंने इस चीज़ के लिए एक मिडल पाथ भी बताया, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ मिडल पाथ है। तो बुद्धा ने ये बोला कि जो एक्सट्रीम लग्ज़री है, वो भी डेंजरस है और जो एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी है, ये भी डेंजरस है। तो बेसिकली आपको एक ऐसा मिडल रास्ता अपनाना चाहिए जहाँ पे आप एक बैलेंस बना के रखो फिजिकल वेलबींग और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का। समझ में आ गया? और इस चीज ने ना बुद्धिज्म को काफी ज्यादा मॉडरेट और प्रैक्टिकल बना दिया कि बुद्धिज्म ऐसा नहीं है कि सब छोड़ दो, ठीक है, संसार ही छोड़ दो पूरा, ऐसा नहीं है। बल्कि आप जो है ना जैसे हो, जितना आप एफर्ट डाल सकते हो, राइट? जैसे आप लग्जरी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि आप एक्सट्रीम लग्जरी में रह रहे हो, ठीक है। एक बैलेंस आप बना के रखो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और फिजिकल वेलबींग में, तो आप ऑटोमेटिकली सही लाइफ की तरफ जाओगे, आपकी सफरिंग्स जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, ठीक है। नाउ इन्होंने मॉरल कोड भी दिए अपने फॉलोअर्स के लिए, ये आपके कुछ मिलते जुलते हैं जैन टीचिंग से। जैसे कि सबसे पहला है डू नॉट कमिट वायलेंस, जो अहिंसा से सिमिलर है कि किसी भी तरीके का वायलेंस आप मत कमिट करो, ठीक है। दूसरा है आपका डू नॉट कोवेट अदर्स प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी पे नजर मत रखो, ये भी चीज गलत है। ये हम लोगों ने देखा था अस्तेया जैन टीचिंग की जो सेकंड लर्निंग थी। तीसरा है आपका डू नॉट कंज्यूम इंटॉक्सिकेंट्स, नशे से दूर रहो। चौथा है डू नॉट टेल लाई, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। और पांचवा आपका डू नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल मिसकंडक्ट और अडल्ट्री। तो बेसिकली आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन पे कंट्रोल करके रखो, ठीक है। इसके बाद ये जो आपके हैं टीचिंग्स, ये जो मॉरल कोड है, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज है। और आप जितने भी रिलीजन है ना, आप उनको अगर क्लोजली देखोगे तो पता लगेगा आपको ये सभी रिलीजन में कॉमन है। सभी रिलीजन कहीं ना कहीं इन्हीं कोर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, राइट? इसके बाद अब ये कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन के। सेलिएंट का मतलब क्या होता है? मोस्ट नोटिसेबल फीचर, ठीक है। सबसे पहला तो नेचर कैसा है इन डॉक्ट्राइन्स का, प्रैक्टिकल है, एथिकल है। रिचुअल्स किस तरीके के हैं? तो रिचुअल को इन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट किया है, कोई रिचुअल्स नहीं फॉलो करने। तीसरा सैल्वेशन, यानी कि सेल्फ एफर्ट, सेल्फ कंट्रोल से आप ये अचीव कर सकते हो। लैंग्वेज सिंपल है, पॉपुलर है। और सोशल आउटलुक इगैलिटेरियन है, यानी कि इक्वल है, यानी कि चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, कोई भी कास्ट आप मानते हो, कुछ भी हो आप इस चीज को, बुद्धिज्म को फॉलो कर सकते हो। समझ में आ गया? यहाँ पे सब इक्वल है। तो ये था पूरा आपका बुद्धिज्म को लेके। इसके बाद है हमारा फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड कॉजेज ऑफ इट्स स्प्रेड। इसको करेंगे हम लोग पार्ट 5 नेक्स्ट वीडियो में कवर, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये पार्ट 5 है हमारे चैप्टर 14 का। इससे पहले 4 पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और ये चैप्टर टोटल आपका 6 पार्ट्स में आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 5th है और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, देन ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा, थोड़ा उसको देखते हैं। हमने देखा बैकग्राउंड कि कैसे आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म आया, देन हमने इसके पीछे का कारण समझा, सबसे पहले जैनिज्म के पीछे का कारण, ठीक है। फिर हमने जो वर्धमान महावीरा जो फाउंडर है जैनिज्म के, उनकी लाइफ के बारे में, उनके बारे में जाना, ठीक है। और हमें ये भी पता लगा कि वर्धमान महावीरा जो थे वो 24th तीर्थंकर थे जैनिज्म में, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जैनिज्म के द्वारा दिए गए डॉक्ट्राइन्स, उनकी टीचिंग्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। देन हम लोगों ने ये देखा जैनिज्म कैसे आपका स्प्रेड हुआ, राइट? तो वो भी हमने देखा। फिर इसके बाद हमने जैनिज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन देखा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से लेके, लिटरेचर से लेके, जहां जहां जो जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो चीजें, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था पार्ट 4 में, तो हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, बुद्धिज्म के बारे में जाना और हमने डॉक्ट्राइन्स भी पढ़ी बुद्धिज्म की, राइट? तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड कॉजेज ऑफ इट्स स्प्रेड। बुद्धिज्म के क्या-क्या फीचर रहे हैं और क्या-क्या कारण रहे हैं जिस वजह से बुद्धिज्म आपका इतना स्प्रेड हुआ, ठीक है। एंड लास्ट हम लोग आज कवर करेंगे कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म के डिक्लाइन होने के पीछे का क्या कारण है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं और इसके अलावा 2 टॉपिक हमारे रह जाएँगे, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, ठीक है? तो वो हमारा पार्ट 6 में होगा। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड कॉजेज ऑफ इट्स स्प्रेड। क्लियर है ये चीज़? तो बेसिकली अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, बुद्धिज्म जो है ना, ये कुछ सेलिएंट फीचर्स है, यानी कि मोस्ट नोटिसेबल फीचर्स है। तो बुद्धिज्म जो है ना, वो आइडिया जो है गॉड का, सोल का, इस चीज़ को पूरा रिजेक्ट करते हैं। तो बुद्धिज्म ईश्वर में नहीं मानते हैं, सोल में, आत्मा वगैरह में नहीं मानते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, उस टाइम के हिसाब से ना, मतलब हमारे जो रिलीजियस जो हमारी हिस्ट्री रही है, जो अब आर्यंस रहे, वर्ण सिस्टम आया, हम लोग गॉड, सोल इन चीज़ों में बिलीव करते थे और उस टाइम की जो सोसाइटी थी ना, उस टाइम की सोसाइटी के हिसाब से ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप था। समझ में आ गया? क्योंकि जो वैदिक ब्राह्मणिकल जो सोसाइटी चलती आ रही थी हमारी, उसमें गॉड, सोल, रिचुअल्स, यज्ञ, ये सारी चीज़ें काफ़ी
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। समझ में आ गया? तो बेसिकली ये जो बुद्धिज्म ने जब बोला ना कि ये हम नहीं मानते हैं इनमें, तो ये काफी रेवोल्यूशनरी स्टेप था उस टाइम के हिसाब से। समझ में आ गया? तो बुद्धिज्म का फोकस आपका एथिकल कंडक्ट पे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे, जो ह्यूमंस जो सफरिंग है, जो मतलब इंसान के दुखों का जो कारण है, ठीक है, उस चीज से कैसे इंसान छुटकारा पा सकता है, उस चीज पे ज्यादा फोकस था बुद्धिज्म। समझ में आ गया? तो बेसिकली बुद्धिज्म ने ना रैशनल और कॉमन माइंड्स को काफी ज्यादा अपील किया। क्लियर है चीज? अपील किया मतलब जो लोग थोड़ा सोचते हैं, रैशनल थिंकिंग वाले लोग हैं कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को ज्यादा बुद्धिज्म ने मतलब एनलाइट किया बेसिकली। ठीक है? फिर इसके बाद है ऑपोजिशन टू वर्ण सिस्टम। तो बुद्धिज्म ने ना कास्ट और ये जो वर्ण सिस्टम है ना, इस चीज में मतलब इसको हेवीली वो किया कि नहीं, ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बुद्धिस्ट ऑर्डर में आप देखोगे कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को नहीं मिलता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई नीचे है, कोई ऊपर है, बिल्कुल नहीं, बल्कि सब मतलब सभी को हम लोगों ने एक ही नजरिए से एक्सेप्ट किया है। समझ में आ गया? तो ये जो चीज थी ना उस टाइम के हिसाब से, ये काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी चीज थी। समझ में आ गया? इसके बाद है स्टेटस ऑफ विमेन। तो विमेन को भी संघ में ऐड किया गया। जो ग्रुप्स होते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, लोगों को सिखाना है, संघ बनाना है, तो उन संघ में विमेन को भी इंक्लूड किया जाता था। समझ में आ गया? और जैसे जो चीजें आप मतलब ऐसा नहीं है कि भेदभाव हो रहा है किसी के साथ कास्ट के बेसिस पे कि अच्छा आप इस कास्ट से आए हो, आप पीछे चले जाओ थोड़ा सा, नहीं ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? या फिर आप औरत हो, आप पीछे चले जाओ थोड़ा सा, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? बल्कि सबको इक्वल तरीके से अपॉर्चुनिटीज दी गई, सबको मतलब अगर कोई लर्निंग भी हम सिखा भी रहे हैं तो सभी को सिखा रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये था आपका। समझ में आ गया? और यहाँ पे ब्राह्मणिज्म में ये सारी चीजें काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड थी। तो बुद्धिज्म आपका काफी ज्यादा लिबरल था, डेमोक्रेटिक था। ठीक है? फिर इसके बाद बात करते हैं रीजनल एंड सोशल फैक्टर्स बिहाइंड स्प्रेड। तो बेसिकली अब ना जो आपका बुद्धिज्म था ना, वो ज़्यादातर आपका स्प्रेड हुआ था नॉन वैदिक एरियाज में। ठीक है? नॉन वैदिक एरियाज थोड़े इजी थे। देखो जो वैदिक एरियाज थे वहाँ पे कुछ कुछ एरियाज ऐसे भी थे वैदिक एरिया में जो बहुत ज़्यादा कट्टर थे, मतलब कि नहीं, अगर आपने कुछ बोल भी दिया ना कि नहीं ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करते हैं या हम ईश्वर में नहीं मानते हैं वगैरह वगैरह, तो लोग काफ़ी आपके अगेंस्ट हो जाते थे। समझ में आ गया? तो जो उनके कंपेरिजन में जो आपके नॉन वैदिक एरियाज थे वो थोड़ा ईजी थे, तो वहाँ पे बुद्धिज्म आपका बहुत ईजिली स्प्रेड हुआ। ठीक है? इसके बाद तो बुद्धिज्म आपका कहाँ फ्लोरिश हुआ? नॉन वैदिक रीजन में हुआ। और ये जो रीजन्स थे ना, इन ये काफी ज्यादा मतलब वर्जिन सॉइल, यानी कि यहाँ पे ना कोई वो नहीं था, मतलब पहले से कोई रिलीजन इतना स्ट्रांगली एग्जिस्ट नहीं करता था, जिस वजह से जो आपका बुद्धिज्म है ना उनको थोड़ा आसानी हो गया यहाँ पे अपने रूट्स स्प्रेड करने में। ठीक है? इसके बाद है आपका स्पेशल रिस्पॉन्स फ्रॉम मगध। तो मगध को ना आपका इम्प्योर लैंड माना जाता था। ऐसा क्यों माना जाता था मैं आपको बताती हूँ। तो उस टाइम के हिसाब से ना आर्यवर्त, आर्यवर्त का मतलब क्या होता है? आपका लैंड ऑफ आर्यंस। ठीक है? तो आर्यवर्त माना जाता था उन एरियाज को जहाँ पे वैदिक रिचुअल्स हो रहे हैं, यज्ञ वगैरह परफॉर्म हो रहे हैं, ब्राह्मणिकल जो कस्टम्स हैं वो फॉलो हो रहा है, प्रॉपर जो संस्कृत कल्चर है ना वो चीजें फॉलो हो रही है। ठीक है? अब मगध में क्या था? मगध आपका ना इन एरिया से थोड़ा सा दूर पड़ता था। साउथ बिहार का जो रीजन है ना वो आपका मगध के अंदर आता है। ठीक है? तो अब मगध में ना आपके थोड़े यज्ञ वगैरह कम होते थे, संस्कृत कल्चर वीक था, लोकल ट्राइब्स और कस्टम्स वगैरह वहां पे ज्यादा होते थे, प्राकृत लैंग्वेज वहां पे ज्यादा बोली जाती थी। तो ब्राह्मण्स को ये लगता था कि ये लोग ना वैदिक धर्म से काफी ज्यादा दूर हैं। समझ में आ गया? और इस वजह से उसको ना मगध को इम्प्योर लैंड बोला जाता था कि नहीं, यहाँ पे धर्म वगैरह फॉलो नहीं होता है, ये लैंड बहुत ज्यादा बेकार है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मतलब पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते हैं। कुछ इस तरीके का वहां का उस टाइम का नोशन था मगध को लेके। समझ में आ गया? तो इस वजह से जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स थे ना मगध को बहुत ज्यादा नीचे देखते थे कि मगध मतलब बहुत बेकार एरिया है, इम्प्योर है ये एरिया। समझ में आ गया? और इस वजह से उनका ट्रीटमेंट जो था मगध के लोगों को लेके वैसा ही था, वैसा ही ट्रीट करते थे उनको। और इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ना मगध के लोगों को ना जो ब्राह्मणिज्म है ना उस चीज से थोड़ा सा वो फील होता था कि हमें इस चीज से काफी ज्यादा दूर रखा जाता है, शायद हमारे लिए नहीं है, हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया? और बुद्धिज्म ने इस गैप को फिल किया। बुद्धिज्म ने उन्हें रिस्पेक्ट दिया, उन्हें ये फील कराया कि आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। समझ में आया? कोई ऐसा नहीं है कि आप अपर कास्ट के हो तभी आओगे, लोअर कास्ट के हो तभी आओगे, या ट्राइब से जुड़े हुए हो तो नहीं फॉलो कर सकते बुद्धिज्म, ऐसा नहीं है। तो मगध के लोगों को बुद्धिज्म ने ना काफी ज्यादा ओपन हार्ट से एक्सेप्ट किया। ठीक है? और इस वजह से यहाँ पे ना बुद्धिज्म को काफी ज्यादा मतलब एम्ब्रेस किया गया। ठीक है? इसके बाद है आपका रोल ऑफ बुद्धास पर्सनैलिटी। नाउ बुद्धा की जो पर्सनैलिटी थी ना, उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी जो प्रीचिंग्स थी, मतलब प्रीच करने
करने का जो स्टाइल था, ये सारी चीजें जो है कंट्रीब्यूट करती है बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में। समझ में आया? अब कैसे देखो, तो बुद्धा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही थी उनकी पर्सनैलिटी। तो वो ना किसी भी चीज को फोर्स नहीं करते थे, ठीक है। जैसे वॉयलेंस है, तो वॉयलेंस अगर कोई आपके साथ कर रहा है, आप उसके साथ वॉयलेंस मत करो, ठीक है। अगर किसी के मन में आपके लिए हेट्रेड है, आप उसके लिए हेट्रेड मत रखो, लव रखो अपने मन में, ठीक है। आप में काफी ज्यादा ईगो है तो काम हो जाओ थोड़ा सा। समझ में आ गया? तो बुद्धा ने कभी अपनी आइडियोलॉजीज जो ये भी थी ना, ये किसी पे थोपी नहीं, ठीक है, बल्कि उन्होंने इस चीज को ऐसे सिखाया कि लोगों को ये सोचने पे उन्होंने मजबूर कर दिया कि अच्छा, हम अगर कोई हमसे लड़ रहा है, वॉयलेंस कर रहा है, तो हम उससे वॉयलेंस से ही नहीं जीत सकते हैं, बल्कि हम नॉन वॉयलेंस का रास्ता अपना के भी जीत सकते हैं उससे। समझ में आ गया? तो ये कुछ उनका स्टाइल था। तो वही है, काउंटर्ड इविल विथ गुडनेस, हेट्रेड विथ लव, मेंटेन रखा काम विथ प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये चीजें जो उन्होंने कंडक्ट की ना अपनी टीचिंग में, ये चीजें लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। समझ में आ गया? फिर इसके बाद है आपका एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिटेलिएशन। तो जैसे अगर कोई आपको कभी गाली दे रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, तो साइलेंट हो जाओ, चुप हो जाओ। समझ में आ गया? उस चीज, अगर कोई किसी आपको कुछ बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल किसी और लैंग्वेज में, ठीक है, तो आप उसका जवाब नहीं दोगे क्योंकि आपको वो लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही है। सिमिलरली अगर कोई आपको गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, कोई बहुत बुरा भला बोल रहा है, तो एकदम चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो मतलब आपने उसकी बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। समझ में आ गया? तो ये था बुद्धा का कहना। तो इन्होंने बोला जो अगर आपको कुछ बोल रहा है, साइलेंट हो जाओ। तो साइलेंस से क्या हो रहा है, आप उस चीज का जवाब नहीं दे रहे हो, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उस अब्यूज को, ठीक है। तो इनका मैसेज ही यही था, मॉरल सुपीरियोरिटी थ्रू रेस्ट्रेंट। मतलब कि जब कोई इंसान गुस्सा कंट्रोल करता है, मतलब ये नहीं रखता कि मुझे रिवेंज लेना है, इससे मन को शांत रखता है, तो वो अपने ओपोनेंट से ना मॉरल लेवल पर ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। समझ में आ गया? और इस सुपीरियोरिटी को हम लोग कहते हैं मॉरल सुपीरियोरिटी थ्रू रिस्ट्रेंट। समझ में आ गया? इसके बाद है आपका इंस्टीट्यूशनल एंड लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो पाली लैंग्वेज। आपको पता है पाली लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज हो गई थी उस टाइम तक, तो लोगों को काफी अच्छे से पाली लैंग्वेज समझ में आती थी। वेयरएज जो संस्कृत था ना आपका, वो थोड़ा लोगों के लिए टफ पड़ जाता था। समझ में आ गया? और ब्राह्मणिज्म में तो आपको पता ही है, लैंग्वेज जो था वो संस्कृत डोमिनेटिंग लैंग्वेज था और कॉमन लोग उस चीज को समझ नहीं पाते थे। तो लोग वैदिक रिचुअल से, वैदिक प्रैक्टिसेस से कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे। समझ में आ गया? तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या है, पाली लैंग्वेज यूज हो रहा है, पाली प्राकृत लैंग्वेज। इसका एडवांटेज ये था कि ये लोगों को समझ में आती थी काफी इजीली। अगर लोगों को समझ में आएगी लैंग्वेज तो लोग ऑटोमेटिकली उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। समझ में आ गया? तो ये था। इसके बाद है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ संघ। अब संघ का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप मान लो जिनको, जैसे मैं कुछ सिखा रही हूँ, मैं बोलूंगी आगे लोगों को आप ये चीजें सिखाओ। तो ऐसे जब संघ बनते थे ना, तो इसमें हर कास्ट के लोग, हर क्रीड के लोग, हर मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी जेंडर हो आपका, समझ में आ गया, सब कोई, हर कोई इस चीज में इंक्लूडेड था। समझ में आ गया? नाउ इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया था इन संघ में ऐड होने से। लेकिन ये इसलिए नहीं किया गया था कि कोई डिस्क्रिमिनेशन है, बल्कि कोई प्रैक्टिकल डिसीजन था, इस वजह से इनको अलाउ नहीं था संघ ज्वाइन करना। जैसे कि सबसे पहले आपके स्लेव्स, ठीक है, जो मास्टर की बात सुनेंगे, मास्टर कुछ करेंगे, तो अगर ये लोग संघ में ऐड होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली मतलब नेचर वही हो जाएगा, लोग काम ना करवाने लग जाएं इनसे, और ये लोग संघ में भी ऐसे थोड़े नीचे दब के ना रहे, लोग इनके ऊपर डोमिनेंस ना करे ज्यादा। तो इस वजह से स्लेव्स को ऐड नहीं किया। सोल्जर्स को ऐड नहीं किया गया क्योंकि उनकी अपनी स्टेट ड्यूटी होती थी। और जो डेटर्स होते हैं उनको भी ऐड नहीं किया गया, जिनके ऊपर बहुत सारा लोन है, कर्जा है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी के लोग थे जिनको संघ में ऐड नहीं किया गया था, लेकिन ये किसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से नहीं हुआ था, ठीक है। नाउ मोनेस्टिक वाउस, यानी कि जो भी इस संघ में ऐड हो रहे हैं, जो भी मॉन्क बन रहे हैं, नन बन रहे हैं, ठीक है, वो ये वाउस लेते थे। तो क्या, सबसे पहले तो कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस का मतलब क्या है कि जो भी आपके डिजायर्स है उन पे आप पूरी तरीके से कंट्रोल पाओ। दूसरा आपका पोवर्टी। पोवर्टी का मतलब क्या है, गरीबी, मतलब आपको मिनिमम जो चीजें हैं ना उनमें गुजारा करना पड़ेगा, हो सकता है लोगों से भिक्षा भी मांगनी पड़ेगी, ठीक है। फिर तीसरा है फेथ, लेकिन आपको बिलीव रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 वाउस वो लोग लेते थे, जिससे डिसिप्लिन आता था इस पूरे स्ट्रक्चर में, मिशनरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसके बाद है आपके 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। 3 रत्न, 3 रत्न हैं ये बुद्धिज्म के। तो बुद्धिज्म के बेसिकली ये 3 पिलर्स हैं। सबसे पहले है बुद्धा, जो टीचर है आपके, द एनलाइटेंड वन। उसके बाद है आपका धामा। धामा का मतलब क्या होता है, टीचिंग्स या मिडिल पाथ। इसके बाद है आपका संघ, यानी कि जो ग्रुप्स बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, ये चीजें, ठीक है। ये तीनों चीजें रिलीजन को स्टेबल रखता है और रिलीजन को एक्सपैंड भी करता है, ठीक है। नाउ इसके बाद है आपका पॉलिटिकल पैट्रोनेज। तो कई सारे जो किंग्स थे ना, उन्होंने भी बुद्धिज्म को काफी ज्यादा स्प्रेड करने में हेल्प की, अपनाया बुद्धिज्म को, जिस वजह से बुद्धिज्म
बुद्धिज्म आपका इतना रैपिडली स्प्रेड भी हुआ। तो बेसिकली जैसे ये किंग्स और स्टेट्स जैसे मगधा, कोशाला, कौशाम्बी, रिपब्लिकन स्टेट्स, इन स्टेट्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया बुद्धिज्म को, समझ में आ गया। और रॉयल सपोर्ट की वजह से ना बुद्धिज्म में स्टेबिलिटी आया और बुद्धिज्म के पास रिसोर्सेज आए। अगर आपको मीटिंग भी कंडक्ट करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए भी आपको बेंच तो चाहिए मिनिमम कि लोग आके बैठे, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के जो रिसोर्सेज थे वो भी प्रोवाइड किया गया पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। तो ये था। दूसरा ये है रोल ऑफ अशोक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, तो हमको ये चीजें पता लगेंगे। अशोका ने काफी ज्यादा, मतलब अशोका ने एक टाइम में काफी वायलेंस किया है, ठीक है, लेकिन वायलेंस के बाद जब उनको समझ आया ना कि इससे उनको कुछ अचीव नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बुद्धिज्म का मार्ग पकड़ लिया था और अपने बच्चों को भी भेज दिया था अलग अलग डायरेक्शन में बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। तो बुद्धिज्म के जिस फीचर से वो अट्रैक्टेड थे वो था अहिंसा का फीचर। समझ में आ गया कि आपको वायलेंस नहीं करना है। तो बस वही है कि बुद्धा के जाने के 200 साल बाद अशोका आए थे और अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया और उन्होंने भी इसको फैलाया सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में, श्रीलंका में, और तब जाके आपका बुद्धिज्म जो है ना वो वर्ल्ड रिलीजन आपका बन गया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ स्प्रेड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर भी बुद्धिज्म आपका श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, चाइना, जापान, इन एरियाज में फैला हुआ है, ठीक है। नाउ इंडिया में वो डिक्लाइन भले ही हो गया था बुद्धिज्म, लेकिन एशिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, चाइना चले जाओ आप, चाइना में अभी भी है बुद्धिज्म, काफी फॉलो होता है, श्रीलंका में काफी फॉलो होता है। तो इन एरियाज में भले ही इंडिया में उतना अभी नहीं है, डिक्लाइन हो चुका है, लेकिन बाकी एरियाज में है बुद्धिज्म, ठीक है। इसके बाद अब इसके पीछे का रीजन भी समझते हैं, कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। सबसे पहले तो बात करते हैं टाइमलाइन ऑफ डिक्लाइन की। तो बुद्धिज्म आपका सर्वाइव हुआ था बंगाल और बिहार में 11th सेंचुरी तक, ठीक है, और 12th सेंचुरी आते आते तक बुद्धिज्म जो है ना पूरी तरीके से इंडिया से डिस्टिंक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इतना पॉपुलर रिलीजन, ठीक है, उस टाइम के इतने बड़े बड़े किंग्स ने इसको सपोर्ट किया, उसके बावजूद कैसे आपका बुद्धिज्म जो है ना वो एक्सटिंक्ट हो गया इंडिया से? तो ये बहुत मतलब रीजनेबल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है आपका इंटरनल कॉजेज। तो बुद्धिज्म आपका शुरू कैसे हुआ था ये बताओ। बुद्धिज्म आपका शुरू इसलिए हुआ था ताकि जो भी ब्राह्मणिकल डोमिनेंस चल रहा था, रिचुअल्स चल रहे थे, प्रैक्टिसेस चल रहे थे, उनके अगेंस्ट ये शुरू हुआ था, राइट, कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप शांति का रास्ता अपना सकते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ हुआ क्या, बुद्धिज्म में भी रिचुअल्स आ गए, सेरेमनीज आ गई, ठीक है, आइडल वर्शिप भी शुरू हो गई। तो ये बेसिकली बुद्धिज्म जो है आपका ब्राह्मणिज्म जैसा ही धीरे धीरे टाइम के साथ बन गया, समझ में आ गया। तो ये एक रीजन है। तो इनिशियली तो इन्होंने अपोज किया था काफी ज्यादा, ओवर टाइम ये भी रिचुअलिस्टिक बन गए काफी ज्यादा। रिजल्ट ये आया कि जो इनकी मॉरल सुपीरियोरिटी थी ब्राह्मणिज्म के ऊपर, ये लोग मानते थे क्योंकि रिचुअल्स वगैरह को नहीं मानते, आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते, वो चीजें जो है खत्म हो गई। और बाद में ये आप देखोगे कि सेम जैसे ब्राह्मणिज्म में होता है वैसे ही होने लग गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका संस्कृताइजेशन ऑफ बुद्धिज्म। तो आपको पता है बुद्धिज्म का जो लैंग्वेज था पाली था, ठीक है, और लेकिन लेटर जाके ना ये लोग भी आपका संस्कृत लैंग्वेज यूज करने लग जाते हैं, समझ में आ गया। तो इनिशियली जब बुद्धिज्म आया था वहां पे पाली लैंग्वेज यूज होती थी, लेटर जाके ये भी शिफ्ट हो गया संस्कृत पे। तो अब यहाँ पे ये हुआ कि जो मॉन्क्स थे ना वो डिटैच्ड होते चले गए आपके धीरे धीरे कॉमन पीपल से, समझ में आ गया। तो जो पहले मास अपील का कारण था कि लोगों से कनेक्ट हो पाते थे, लोगों की जो आम बोलचाल की भाषा है उसकी वजह से, वो चीजें अब हटती चली गई, समझ में आ गया। इसके बाद है आपका राइज ऑफ आइडल वर्शिप। तो फर्स्ट सेंचुरी के एडी के आसपास ना हमने देखा कि बुद्धिज्म में भी आइडल वर्शिप होने लग गई थी, ऑफरिंग्स, डोनेशंस वगैरह देने लग गए थे। जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी ना बुद्धा की उसके एकदम अपोजिट था ये सारी चीजें। बुद्धा की टीचिंग्स ये थी कि आपको ऑफरिंग्स नहीं देनी है, आपको बेसिकली जो जो रिचुअल्स थे ये सारी चीजें थी ये आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेटर जाके ये सब चीजें बुद्धिज्म में भी आपका होने लग गया। तो धीरे धीरे आपका बुद्धिज्म जो है वो ब्राह्मणिज्म जैसा ही बनता चला गया, ठीक है। नाउ इसके बाद है आपका वेल्थ एंड मॉरल डीजेनरेशन ऑफ मोनेस्ट्रीज। तो सबसे पहले ना जब राजा वगैरह इनको पैट्रोनेज किया करते थे ना तो इनको ह्यूज डोनेशंस मिलता था, रॉयल ग्रांट्स भी मिलते थे, जिस वजह से आपका ये सारे मीटिंग्स, मोनेस्टिक लाइफ, ये सब कुछ उनका चल पाता था, ठीक है। जैसे आप देखोगे नालंदा के पास रेवेन्यू था 200 विलेजेस का। 7th सेंचुरी आते आते तक मोनेस्ट्रीज जो है वो ईज लविंग हो गए, करप्ट सेंटर्स बन गए, और एथिकल जो उनका वे था ना वो अब डिक्लाइन होता चला गया। तो बेसिकली अब वो लोग भी पैसे लोगों से लेने लग गए थे, जैसे जो चीज पहले मना की थी अब वही होने लग गया था। इसके बाद है आपका राइज ऑफ वज्रयाना बुद्धिज्म। तो ये एक न्यू फॉर्म था बुद्धिज्म का। इसके पता है फीचर्स क्या थे? सबसे पहले तो तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो, सेक्सुअल रिचुअल्स जो होते हैं वो, मैजिक मंत्र वगैरह जो होते हैं वो, और यहाँ पे ना आप देखोगे जो एक चीज है, विमेन को ना मतलब लस्ट के ऑब्जेक्ट
की तरह देखा जाने लग गया। तो यहाँ से आप देखोगे जो बुद्धिज्म का जो मॉरल डाउनफॉल था ना वो आपका यहीं से शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बुद्धिज्म जो अपनी एथिकल सुपीरियोरिटी की वजह से जाना जाता था ना वो यहीं से डिग्रेड होने लग जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद है एंट्री ऑफ विमेन इनटू मोनेस्ट्रीज। तो ये आपका ट्रेडिशनल व्यू है। समझ में आ गया? तो इसका कोई एक्चुअल हमारे पास मतलब उतने एविडेंसेस नहीं है, बट ये मतलब होता है ना कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग रीड कर रहे हैं तो डाउटफुल है, इसीलिए इसको ट्रेडिशनल व्यू कहा जाता है। नाउ अब एक ना बुद्धा के कजन थे जिनका नाम था अनंदा, ठीक है। तो इनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी अनंदा के साथ, बुद्धा की कॉन्वर्सेशन, जिसमें बुद्धा ने ये कहा था कि अगर हम संघ में ना विमेंस को ऐड करेंगे ना तो हमारा संघ सिर्फ 500 ईयर्स तक चलेगा, और अगर विमेंस को ऐड नहीं करेंगे तो 1000 ईयर्स तक चलेगा। ऐसा किस लिए कहा था उन्होंने? इसलिए नहीं कहा था जेंडर को लेके, जेंडर ब्लेम करने की वजह से, बल्कि ऐसा कहा था कि हो सकता है कि अगर विमेंस भी रहेंगी, दो ऑपोजिट जेंडर मेन एंड विमेन रहेंगे, तो हो सकता है लोगों का जो डिसिप्लिन है वो ब्रेक हो जाए। समझ में आ गया? तो ये उनका कहना था। तो एडमिशन ऑफ विमेन शॉर्टेंड बुद्धिज्म लाइफ, इंटरनल एंजाइटी हो गई, डिसिप्लिन को लेके लोग डिसिप्लिन वगैरह तोड़ने लग गए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद है आपके एक्सटर्नल कॉजेस। तो ये तो जितने भी हमने अभी तक पढ़े वो तो इंटरनल थे, जितना बुद्धिज्म के अंदर ही जो चीजें हो रही थी जिस वजह से बुद्धिज्म आपका डिक्लाइन हुआ। अब ये है कुछ एक्सटर्नल कॉजेस, जिसमें सबसे पहले आपका रिवाइवल एंड रिफॉर्म ऑफ ब्राह्मणिज्म। नाउ ब्राह्मणिज्म जब जो ब्राह्मण्स वगैरह थे उन्होंने देखा कि लोग काफी ज्यादा अपोज कर रहे हैं, तो उनको लगा कि लोगों को दिक्कत किस चीज से आ रही है। लोगों को दिक्कत आ रही है यज्ञ से, ठीक है। लोगों को दिक्कत आ रही है एनिमल सैक्रिफाइस से, ठीक है। तो बेसिकली जिन जिन चीजों से लोगों को दिक्कत आ रही थी ना ब्राह्मणिज्म में, वो सारी चीजें कम कर दी गई, ठीक है, ताकि जो नॉर्मल इंसान है ना वो मतलब इसका अपोज ना करे। तो इस वजह से जो ब्राह्मण्स है ना उन्होंने बुद्धिज्म को डिफीट करने के लिए अपने धर्म को रिफॉर्म किया। समझ में आ गया? तो क्या क्या किया उन्होंने? सबसे पहले आपका प्रोटेक्शन ऑफ कैटल्स, तो एनिमल सैक्रिफाइस कम कर दिया, कैटल प्रोटेक्शन पे जोर दिया, साथ ही आपका अश्योरेंस दिया ऑफ सैल्वेशन टू विमेन एंड शूद्र। तो विमेन और जो शूद्र थे ना उनको मतलब एक तरीके से अश्योरेंस दिया कि आपको भी ऐड किया जाएगा, आप भी ब्राह्मणिज्म फॉलो कर सकते हो, इस तरीके से। समझ में आ गया? तो बेसिकली और आप देख रहे हो इस टाइम तक आते आते बुद्धिज्म धीरे धीरे वही चीजें कर रहे हैं जो ब्राह्मणिज्म में था। आइडल वर्शिप हो गया, ऑफरिंग देना हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस चीज से आप देखोगे बुद्धिज्म ने यहाँ पे अपना जो सोशल एज था ना वो यहाँ से खोने लग गए थे। समझ में आ गया? इसके बाद है आपका रॉयल प्रोसिक्यूशन। नाउ रॉयल प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है कि ये कुछ आपके किंग्स थे जो ब्राह्मणिज्म के साथ एसोसिएटेड थे, जैसे कि पुष्यमित्र सुंगा, ठीक है, फिर आपका मिहिरकुला, फिर आपका शशांका ऑफ गौड़ा। तो ये कुछ आपके राजा थे जिन्होंने जैसे कि आपका पुष्यमित्र सुंग की बात करें, ये ब्राह्मण रूलर थे, ठीक है। तो इन्होंने बुद्धिस्ट को पर्सिक्यूट किया। समझ में आ गया? डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये चीजें हैं। फिर है आपका मिहिरकुला, ये जो थे ये आपके हुना के किंग थे, और ये शैविज्म की तरफ थे। शैविज्म जैसे शिव जी वगैरह की जो पूजा होती है ना उनके साथ उनसे एसोसिएटेड थे, तो ये चीज था। फिर है शशांका ऑफ गौड़ा, इन्होंने बोध गया में जो बोधि ट्री था उसको कटवा दिया। समझ में आ गया ना? अब इसके अलावा भी काफी सारे डिस्ट्रक्शन किए गए, स्तूपा के, मोनेस्ट्रीज के, काफी सारे मॉन्क्स को मार दिया गया। तो यहाँ से आप देखोगे जो इनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था ना काफी ज्यादा वीक हो गया। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनो एक चीज आप, जो बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट है स्तूपा का कॉन्सेप्ट। स्तूपा क्या होता है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो ये जो इमेज है ना स्तूपा का, इसको बनाने ये बुद्धिज्म से स्टार्ट हुआ था। तो पहले हुआ क्या, जब बुद्धा की डेथ हो गई ना तो लोग काफी ज्यादा मतलब अंदर से लोगों को काफी बुरा लग रहा था कि कैसे, उनको ऐसा लगा कहीं हम डिस्कनेक्ट ना हो जाए बुद्धा से। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको क्रीमेशन प्रैक्टिसेस उनकी की गई ना तो उनके जो वो नहीं होता बॉडी के जो एशेस बच जाते हैं उसको उन्होंने कलेक्ट किया और उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रख दिया, और जहां पे रखा वहां पे स्तूपा बना दिया। समझ में आ गया? तो इस तरीके के जो आप मॉन्यूमेंट्स देखते हो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो इस वजह से यहाँ पे आप देखोगे कि स्तूपास वगैरह को, मोनेस्ट्रीज वगैरह को जब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना, जो बेस कोर है एक तरीके से बुद्धिज्म का, वो चीजें शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आ गया आपका बुद्धिज्म में भी। इसके बाद है आपका सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट। तो ध्यान से सुनो, अर्ली मिडिवल पीरियड में ना एक है आपके शैवाइट्स और दूसरे आपके वैष्णवाइट्स। ये यहाँ पे आपने देखा होगा शैवाइट थे ये। तो बेसिकली शिव जी की और विष्णु जी की जो पूजा वगैरह करते थे, ये दो सेक्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने अपोजिशन किया आपका जैनिज्म का एंड बुद्धिज्म का। समझ में आ गया? तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे ये
लोग, और इस वजह से आप देखोगे कुछ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे, और इस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बुद्धिज्म में आपका कंटिन्यूअस जो है डिक्लाइन आता चला गया। इसके बाद आपके इन्वेजन होने लग गए, बाहर से लोग आने लग गए, लूटने लग गए, ठीक है, जिसने फाइनल ब्लो दे दिया बुद्धिज्म के डिक्लाइन होने में। अब हुआ क्या, जो मोनेस्ट्रीज आपकी बन रही थी ना बुद्धिज्म में, वहां पे आपको पता है वेल्थ रखा जाता था, लोगों से पैसा वगैरह लेके जो इकट्ठा करके रखा जाता था। तो ये इन्वेडर्स आए, इन्होंने मोनेस्ट्रीज को लूट लिया, समझ में आ गया, इजी टारगेट था। रिजल्ट ये आया कि काफी सारे मॉन्क्स को मार दिया गया, नन्स को मार दिया गया काफी सारे। इसके बाद जो आपकी मोनेस्ट्रीज थी, नालंदा में थी, विक्रमशिला में थी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया बहुत बुरी तरीके से, समझ में आ गया। और इसके चलते कुछ मॉन्क्स आपके नेपाल भाग गए, कुछ आपके तिब्बत भाग गए, और बुद्धिज्म का जो इंडियन बेस था ना वही इन इन्वेजन्स की वजह से खत्म हो गया कंप्लीटली, समझ में आ गया। इसके बाद है आपका फाइनल आउटकम 12th सेंचुरी में आया। बुद्धिज्म आपका धीरे धीरे करके पूरी तरीके से 12th सेंचुरी तक आते आते डिसअपियर हो गया इंडिया से। और तिब्बत, श्रीलंका, जहां पे ये मॉन्क्स वगैरह चले गए थे ना भाग के, वहां पे आप देखोगे कि बुद्धिज्म है आज भी। तिब्बत है, श्रीलंका है, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया वाले कुछ रीजन है। तो ये कुछ कारण थे आपके जिसकी वजह से आप देखोगे बुद्धिज्म जो है वो कंप्लीटली आपका डिसअपियर हो गया इंडिया से, ठीक है। जैसे टाइमलाइन ये था डिक्लाइन का, इंटरनल कॉजेज हमने देखे, फिर इसके बाद हम लोगों ने एक्सटर्नल कॉजेज देखे, एंड फाइनल आपका जो इन्वेजन हुआ ये, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इसके बाद हम लोग करेंगे सिग्निफिकेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिज्म का क्या इम्पैक्ट रहा इंडिया में, लिटरेचर में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। जैसे हमने जैनिज्म के बारे में देखा था ना कि उन्होंने क्या क्या चीजें कॉन्ट्रीब्यूट की, सिमिलरली हम बुद्धिज्म का भी देखेंगे। तो इसको करेंगे हम पार्ट 6, जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें, वो लास्ट पार्ट होने वाला है। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 14, और चैप्टर 14 का पार्ट 6 है, ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट में हमने चैप्टर 14 किया है, और पार्ट 6 है, ये लास्ट पार्ट है चैप्टर 14 का। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 15 करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के ऊपर बेस्ड है। हमने देखा कि कैसे आर्यन कल्चर आया। अब आर्यन कल्चर में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई, जो आपका अर्ली वैदिक फेज से शुरू हुआ, रिचुअल्स और ये सब, और लेटर वैदिक फेज तक आते आते ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, जो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए अफोर्ड करना बिल्कुल भी मतलब आसान नहीं था। अगर उसको पूजा भी करना है, पाठ भी करना है, मंदिर भी जाना है, तो बेसिकली ये चीज़ें उतनी ईजी नहीं है जितनी हमको लगती हैं, बल्कि आपको ब्राह्मण्स चाहिए, आपको यज्ञ कराना पड़ेगा, आपको ये रिचुअल्स आपको पता होने चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। तो जिसके कारण जो आम आदमी है ना वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर ही नहीं पा रहा था, और इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, समझ में आया। तो बेसिकली अब क्या हुआ, जब ये सारी चीजें होने लग गई ना, तो धीरे धीरे करके आपके अलग अलग रिलीजियस सेक्ट जो है वो फॉर्म होने लग गए, और कुछ आपके 62 रिलीजियस सेक्ट हैं जो फॉर्म हुए, ठीक है। लेकिन 62 में से सिर्फ 2 ही हैं जिन्होंने सर्वाइव किया, जैनिज्म और बुद्धिज्म। और वो सर्वाइव क्यों किया, क्योंकि देखो मैं एक चीज बताऊं, ये दोनों ही जो रिलीजन है ना, जैनिज्म और बुद्धिज्म की जो हम बात करते हैं, ये मेन जो इनका फोकस है, कोर कॉन्सेप्ट है, वो मतलब नॉन वायलेंस पे है। वो कोर कॉन्सेप्ट है कि झूठ मत बोलो, आप अच्छे काम करो, एथिकल रहो, मतलब इस तरीके की चीजें जो एक आम आदमी, मतलब आम आदमी को क्या चाहिए, पीस चाहिए, शांति चाहिए, जो आम आदमी कर सकता है, समझ में आ गया। तो जब जैनिज्म और बुद्धिज्म अपने पीक पे था ना, तो वो बेसिकली यही चीजें थी जिसकी वजह से अपनी पीक पे था। कॉमन लैंग्वेज वगैरह वो लोग यूज कर रहे थे, वगैरह वगैरह। लेकिन वो डिक्लाइन इसलिए होता चला गया धीरे धीरे करके, क्योंकि बुद्धिज्म में हमने देखा कि कैसे आपका फाइनल ब्लो आया, फॉरेन इन्वेजन से, लूट वगैरह, लूट के लिए चले गए मॉनेस्ट्रीज वगैरह को, मार दिया काफी ज्यादा मॉन्क्स को। और उसके बाद कुछ ऐसे किंग्स भी आए जो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो वो काफी अपोज करते थे बुद्धिज्म का, लेकिन बुद्धिज्म का प्रचार भी काफी ज्यादा किंग्स ने किया। तो ये सारी चीजें आपकी चलती रही, जिस वजह से जैनिज्म बुद्धिज्म आपका आया, और एक टाइम के बाद वो डिक्लाइन हो गया। क्लियर है ये चीज। नाउ यही हमने समझा था इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड समझा था कि कैसे 62 रिलीजियस सेक्ट आए, क्यों आए, क्या रीजन था। उसके बाद हमने इनके कॉजेस के बारे में समझा कि जैनिज्म के पीछे का कारण क्या था, क्यों जैनिज्म आया इंडिया में, राइट। इसके बाद आपका वर्धमान महावीरा जो फाउंडर है जैनिज्म के, इनकी लाइफ के बारे में हमने समझा, कैसे ये जैनिज्म की तरफ आए, कैसे इन्होंने सब शुरुआत की, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है। नाउ इसके बाद जैनिज्म में जो इंपॉर्टेंट डॉक्टराइन्स हैं, जो टीचिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हम लोगों ने समझा था। देन हम लोगों ने जैनिज्म कैसे आपका स्प्रेड हुआ ये समझा था। इसके बाद आए थे हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म। तो बेसिकली जैनिज्म का हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के टुवर्ड्स क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, और जो भी चीजें हैं वहां पे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने समझा था गौतम बुद्धा और बुद्धिज्म के बारे में। यहाँ से बुद्धिज्म के बारे में हम लोगों ने समझना शुरू किया। गौतम बुद्धा की अर्ली लाइफ के बारे में हम लोगों ने समझा,
कैसे वो बुद्धिज्म की तरफ आए, कैसे उनका एनलाइटनमेंट हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की क्या क्या टीचिंग्स रही हैं, ये सारी चीजें, जो 8 फोल्ड पाथ था, सब कुछ हम लोगों ने देखा था, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने फीचर्स डिस्कस किया था और कॉजेज डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो पार्ट 5 में, कि किन कारणों की वजह से बुद्धिज्म आपका इतना स्प्रेड हुआ था। लास्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म और किन कारणों की वजह से बुद्धिज्म का डिक्लाइन जो है वो इंडिया में हो गया था, ठीक है। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा, सिग्निफिकेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। बेसिकली बुद्धिज्म ने हमें क्या क्या चीजें दी हैं, क्या क्या इन्फ्लुएंस रहा है, लिटरेचर से लेके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो ये सारी चीजें जो है ये हम लोग आज समझने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं फटाफट से, सिग्निफिकेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो बुद्धिज्म का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था ना, वो इंडिया में काफी हद तक रहा। टूपास वगैरह का कॉन्सेप्ट है वो बुद्धिज्म से ही आया था, ठीक है। तो बेसिकली बुद्धिज्म भले ही आपका इंडिया से खत्म हो गया था, लेकिन इंडियन सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, कल्चर पे, एथिक्स पर इसका काफी ज्यादा डीप और परमानेंट इम्पैक्ट रहा है। क्लियर है ये चीज। तो बेसिकली बुद्धिज्म जो है आपका वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 5th सेंचुरी बीसी के आसपास शुरू हुआ था, जब आपका आयरन प्लग शेयर आ गया था, आयरन के टेक्नोलॉजीज, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर काफी ज्यादा एक्सपैंड होने लग गया था। एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा है तो ऑब्वियसली ट्रेड वगैरह आएगा, ट्रेड वगैरह आएगा यानी कि पैसे लोग कमाने लग जाएंगे, वेल्दी हो जाएंगे लोग, ठीक है। तो वेल्थ इकट्ठा हो रही थी ट्रेडर्स के द्वारा, नोबल्स के द्वारा, और इनकी वेल्थ डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, समझ में आ गया। तो यहाँ से जैसी वेल्थ बढ़नी शुरू हो गई, वहीं से आपका इनइक्वालिटीज आ गई, कुछ लोगों के पास पैसा है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है। तो ये जो गैप है ना, रिच वर्सेस पुअर का, ये गैप यहीं से शुरू हो गया था, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे बुद्धिस्ट रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अब ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ रही थी ना, तो बुद्धा ने ऑब्जर्व किया पोवर्टी से आता है हेट्रेड, समझ में आ गया। यानी कि लोगों को, अगर कोई गरीब है तो उसको अंदर गुस्सा आएगा। हेट्रेड से आता है क्रुएलिटी, एंड क्रुएलिटी से आपका आता है वॉयलेंस, समझ में आ गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया, इसका सॉल्यूशन ये दिया गया कि बुद्धा ने सजेस्ट किया फार्मर्स को ग्रेन और फैसिलिटीज प्रोवाइड हो, ट्रेडर्स को कैपिटल मिले, अनएम्प्लॉयड जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, ये सारी चीजें एक स्टेट को जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन बुद्धा का ये भी कहना था कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा वेल्थ इकट्ठी हो गई है तो वो भी डेंजरस है, जरूरत से ज्यादा अगर गरीबी है तो वो भी डेंजरस है, समझ में आ गया। इसके बाद है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि दान, आपको क्या करना चाहिए। तो बुद्धिज्म ने एक बिलीफ दिया कि अगर पुअर मॉन्क्स को दान दोगे आप, तो नेक्स्ट लाइफ में आप वेल्दी पैदा हो गए, आपकी जो नेक्स्ट लाइफ रहेगी उसमें बहुत अमीर पैदा हो गए आप, समझ में आ गया। ये क्यों कहा गया, ताकि चैरिटी एनकरेज हो, लोगों को चैरिटी मिले, जो एटलीस्ट जो मॉन्क्स है वो अपने सर्वाइवल के लिए खाना ले पाए, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका मोनेस्टिक कोड एंड रिएक्शन टू मटीरियलिज्म। नाउ मॉन्क्स के लिए ना काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे, नो गोल्ड एंड सिल्वर, नो बाइंग एंड सेलिंग, साथ ही आपका फूड, क्लोथिंग, सेक्सुअल कंडक्ट, इन सब पे रेस्ट्रिक्शन है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में खाना खाना है आपको, सिंपल क्लोथिंग पहननी है। तो ये जो सारी चीजें थी ना, ये एक रिएक्शन था मनी इकोनॉमी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, लग्जूरियस लाइफ के अगेंस्ट, समझ में आ गया। तो बेसिकली 4th और 5th सेंचुरी में ना मटीरियलिज्म काफी ज्यादा आ रहा था, तो उसके अगेंस्ट ये सारी चीजें थी। क्लियर है ये चीज। इसी को हम लोग प्रिमिटिव कम्युनिज्म एस्पेक्ट भी बोलते हैं, समझ में आ गया। तो बेसिकली अगर आप देखो, जो अर्ली बुद्धिस्ट संघ होते थे ना, उनमें ना ट्राइबल सोसाइटी के लोग ज्यादा जुड़े होते थे, तो उनके पास कोई ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम, कोई मटेरियल का सिस्टम, ये सारी चीजें नहीं था, समझ में आ गया। बहुत ही इगैलिटेरियन लाइफस्टाइल था, सबको इक्वल वो मिलना चाहिए, इक्वालिटी के साथ रहना है वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो रूल्स है ना, ये काफी ज्यादा रिलैक्स हो गए बुद्धा की डेथ के बाद। क्लियर है ये चीज। इसके बाद आ जाओ बुद्धिज्म एंड कंसोलिडेशन ऑफ सोशल चेंज। तो बेसिकली बुद्धिज्म जो है ना, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी और लग्जरी को ना मॉरल प्रॉब्लम मानते थे, कि अगर ये लग्जरी है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उसके पास हेट्रेड आ जाएगा, फिर वॉयलेंस का रास्ता वो चुन लेगा वगैरह वगैरह। तो ये थ्योरी थी, ठीक है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी और लग्जरी को मॉरल प्रॉब्लम वो लोग मानते थे, और इस टाइम पे ना प्रॉपर्टी एंड मनी जो है वो आपका लग्जरी आइटम्स में कंसिडर किया जाता था, समझ में आ गया। तो बुद्धिज्म ने एक सिंपल लिविंग का आइडिया दिया, एथिकल रिस्ट्रेंट को काफी ज्यादा प्रमोट किया, समझ में आ गया। साथ ही बुद्धिज्म ने आपका सोशल चेंज को भी एक्सेप्ट किया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनो। तो संघ में आपका सब ऐड होता है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मेन विमेन सबको ऐड किया जाता है, लेकिन संघ में कुछ लोगों को ऐड नहीं किया जाता। जैसे सबसे पहले आपके डेटर्स, यानी कि जिसके पास बहुत सारा उधार है, ठीक है, तो ये था। दूसरा आपका स्लेव्स को नहीं वो किया गया, ऐड नहीं किया गया, ताकि ये स्लेव ओनर्स का सिस्टम ना बन जाए संघ के अंदर, समझ में आ गया। तो ये अगर आप देखो तो बुद्धिज्म ने ना इनइक्वालिटी को काफी ज्यादा सॉफ्टन कर दिया। तो ये अगर आप देखोगे
तो बुद्धिज्म ने ना कोई इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया, बल्कि इस चीज को मतलब इकोनॉमी के हिसाब से एडजस्ट कर दिया कि नहीं, जिनके पास उधार है वो नहीं आएंगे, जिनके पास ये है वो नहीं आएंगे, क्लियर है चीज, जो स्लेव्स हैं वो नहीं आएंगे, इस तरीके से। लेकिन इसका वो नहीं था, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि किसी भी तरीके का भेदभाव हो रहा है आपके साथ, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ यहाँ पे बुद्धिज्म एंड सोशल ऑर्डर। तो बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में काफी कुछ सिमिलैरिटीज थी, जैसे कि दोनों ही जो है ना वो आपके जो दान में मिलती हैं चीजें उनके ऊपर रहते थे, दोनों ही डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते थे, और दोनों ही एम्फेसाइज करते थे फैमिली ऑब्लिगेशंस पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, आपके पॉलिटिकल अथॉरिटी पे, इन चीजों पे। समझ में आ गया? डिफरेंस ये था बस आपका कि बुद्धिज्म जो था ना वो वर्ण जो सिस्टम था ना उसको कर्म के ऊपर मानता था कि आपके कर्मों के ऊपर आपका बर्थ जो है डिसाइड होगा, ठीक है। लेकिन वर्ण जो है ना ब्राह्मणिज्म बर्थ के बेसिस पे मानते थे कि आप अब पैदा हो गए हो इस घर में, अब आपको ऐसे ही रहना है, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म मानता था आप पैदा इसलिए हुए हो क्योंकि आपके कर्म ऐसे रहे हैं पिछले जन्म में, ठीक है। ये था। तो बेसिकली बुद्धिज्म आपका लेस रिजिड था, लेकिन इतना रिवॉल्यूशनरी नहीं था, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका सैल्वेशन एंड सोशल एस्केप। तो बुद्धिज्म का जो अल्टीमेट एम है ना, जो गोल है वो निर्वाण है, इंडिविजुअल सैल्वेशन है। समझ में आ गया? तो ये जो चीज है ना, ये जो एक तरीके का ये एस्केप है सोशल टेंशन से जो मॉन्क को दिया जाता था, ठीक है। जितने भी मॉन्क्स हैं वो अपने मेडिटेशन वगैरह में थे, उनको दुनियादारी में क्या चल रहा है उस चीज से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। नाउ जो उनके फॉलोअर्स थे बुद्धा को, उनको ये सिस्टम एक्सेप्ट करने को कहा गया, मॉरल लाइफ जीने को कहा गया, बोला गया प्रॉपर्टी चाहो तो रख सकते हो, लेकिन मॉन्क के पास वो ऑप्शन नहीं था। जो मॉन्क बन गया उसको सिंपल साधारण लाइफ जीनी है, लेकिन जो फॉलोअर्स हैं बुद्धा के वो एक मिडिल पाथ अपना सकते हैं, क्लियर ये चीज। तो बेसिकली बुद्धिज्म जो है ना इनइक्वालिटी को इन्होंने सॉफ्टन कर दिया, लेकिन इस चीज को अबॉलिश नहीं किया कंप्लीटली बुद्धिज्म ने। समझ में आ गया? तो कुछ ज्यादा रिफॉर्म आया नहीं। इसके बाद है आपका इम्पैक्ट ऑन विमेन एंड शूद्र। तो बुद्धिज्म में आपको पता है विमेन शूद्र ये सब कुछ अलाउड थे, ठीक है। ब्राह्मणिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था? ब्राह्मणिज्म में आपको एक सेक्रेड थ्रेड जो है जनेऊ टाइप जो होता है ना वो आपको पहनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म में कोई सेक्रेड थ्रेड का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई वैदिक स्टडी आपको नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जैसे ब्राह्मणिज्म में चारों वेद आपको पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं था। समझ में आ गया? तो बुद्धिज्म ने ये सारे स्टिग्मास हटा दिए कि आपको वेद पढ़ने ही पड़ेंगे, आपको ये सेक्रेड थ्रेड पहनना ही पड़ेगा, ठीक है। एक रिलीजियस डिग्निटी प्रोवाइड किया लोगों को, रिस्पेक्ट दिया मैनुअल लेबर्स को। तो बुद्धिज्म में ना आपका फिजिकल जो लेबर होते हैं ना उनको इंफीरियर नहीं माना गया। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा काम करो तो आप नीचे हो। समझ में आ गया? तो ये जो एग्जाम्पल है हमें देखने को मिलता है स्कल्पचर जो बनाया गया 2nd सेंचुरी में, यहाँ पे बुद्धा को दिखाया गया कि बुद्धा खेती कर रहे हैं। समझ में आ गया? इस स्कल्पचर में तो ये चीज दिखाया गया कि जो लेबरिंग का काम कर रहा है ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा नीचे है। समझ में आ गया? तो ये जो चीज है ना ये रेडिकल आइडिया था उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका नॉन वायलेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ कैटल। तो बुद्धिज्म ने तो अहिंसा पे, सैंक्टिटी ऑफ एनिमल्स लाइफ पे, इन चीजों पे काफी ज्यादा जोर डाला, ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे सुतानीपता, ये जो है ना ये बुद्धिज्म का एक सबसे पुराना टेक्स्ट है जो कि आपका पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। इसमें ना ये बोला गया है कि कैटल्स जो है ना वो आपके फूड गिवर्स हैं, ठीक है, अन्नदा यानी कि अन्न आपको देते हैं, स्ट्रेंथ गिवर्स हैं, हैप्पीनेस गिवर्स हैं, तो आपको उनको सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? और ये चीज आप देखोगे ब्राह्मणिकल कल्चर में ना काफी ज्यादा आ जाएगी लेटर ब्राह्मणिकल कल्चर में। अभी तो ये लोग सब कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं, बट लेटर ऑन देखोगे आप काउ वर्शिप स्टार्ट हो जाएगा, नॉन वायलेंस आइडियोलॉजी आ जाएगी ब्राह्मणिज्म में भी। समझ में आ गया? तो ये बुद्धिज्म के टीचिंग का इम्पैक्ट है जो ब्राह्मणिज्म पे पड़ेगा। इसके बाद है आपका इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बुद्धिज्म ने आपका सिखाया रीजनिंग, डिबेट एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कि आप ब्लाइंड बिलीफ मत रखो कि अगर किसी ब्राह्मण ने बोल दिया, किसी पंडित ने बोल दिया कि ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन करो, लॉजिक यूज करो। समझ में आ गया? इसका रिजल्ट ये आया कि जो सुपरस्टिशंस थे वो आपके कम हो गए, लॉजिक, रैशनल इंक्वायरी ये लोगों के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये आपका मेजर स्टेप था इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग की तरफ कि लोगों को समझ में आने लग गया था कि अच्छा हाँ हम सवाल भी तो पूछ सकते हैं कि इस मंत्र का क्या मीनिंग है, या ये जो आप लोग कर रहे हो यज्ञ ये क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इससे क्या होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आपका कंट्रीब्यूशन टू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो बुद्धिज्म ने पाली लिटरेचर जो है ना वो उसको एनरिच कर दिया। ये 3 डिवीजन यानी कि 3 कैटेगरीज में है आपका। पहला बुद्धास टीचिंग, फिर संघ के रूल्स, फिर फिलोसफिकल धामा। समझ में आ गया? इस 3 कैटेगरी में। नाउ लिंग्विस्टिक कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो पाली लैंग्वेज और हाइब्रिड संस्कृत यानी कि पाली प्लस संस्कृत लैंग्वेज ये यूज होता था आपके बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में भी, ठीक है। फिर इसके बाद आप मिडिवल पीरियड में आपका
अपभ्रंश टेक्स्ट जो है वो ईस्ट इंडिया में यूज होने लग गया, ये लिटरेचर। तो बुद्धिज्म ने इंडियन लैंग्वेज को काफी ज्यादा इवॉल्व किया, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका मोनेस्ट्रीज, जो सेंटर्स थे लिटरेरी प्रोडक्शन का। मोनेस्ट्रीज में बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह लिखे जाते थे और जो भी मॉन्क्स इनको फॉलो करते थे वो आपके मोनेस्ट्रीज में ही रहते थे, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो थी ना वो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज भी थी, समझ में आ गया। यहाँ पे लोग रहा करते थे, टीचिंग्स जो बुद्धा द्वारा दी गई हैं उनको स्टडी किया करते थे। तो जो फेमस बुद्धिस्ट सेंटर्स ये हैं, नालंदा, विक्रमशिला और वाला भी, समझ में आ गया। ये यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आया करते थे उनकी टीचिंग्स को अटेंड करने के लिए। फिर इसके बाद है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो अगर मैं आपको बता, बुद्धिज्म ने ना जो पहला ह्यूमन स्कल्पचर है ना वो प्रोवाइड किया, वो किसका था? बुद्धा का था, समझ में आ गया। कहाँ पे मिला ये? बोध गया में, सांची में, भरूच में, इन तीनों जगहों पे हमको बुद्धा के स्टैचू देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आपका गंधारा आर्ट, जो कि आपका इंडियन प्लस ग्रीक स्टाइल का फ्यूजन था, वो हमको बुद्धिज्म ने प्रोवाइड किया। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिलता है और गंधारा आर्ट के थ्रू बुद्धा की जो रियलिस्टिक इमेजेस वगैरह है उनको बनाए गए। तो बुद्धा के आप जो वो देखते हो ना अभी भी आइडल्स वगैरह जो आते हैं, उनमें देखना दो तरीके के आइडल्स होते हैं। एक में ना उनके कर्ली हेयर्स हैं बहुत ज्यादा, तो वो आपका गंधारा आर्ट का पार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपके केव आर्किटेक्चर। तो रॉक कट केव्स हमको मिले बराबरा हिल्स में, नासिक रीजन में, और ये मथुरा में, कृष्णा डेल्टा में, इन एरियाज में भी हमको मिले। तो बेसिकली बुद्धिज्म ने ना आपका काफी कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाइज प्रोवाइड किया है, समझ में आ गया, एंशिएंट हिस्ट्री में। तो भले ही बुद्धिज्म आपका डिसअपियर हो गया हो इंडिया से, लेकिन उसकी जो लेगेसी है वो अभी भी सोशल रिफॉर्म, एथिकल वैल्यूज, रैशनल थॉट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, एजुकेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन सभी चीजों में एग्जिस्ट करती है टिल टुडे, ठीक है। तो बुद्धिज्म ने बेसिकली इंडियन सिविलाइजेशन को काफी ज्यादा हद तक शेप किया है, समझ में आ गया। तो ये था आपका पूरा चैप्टर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को लेके। तो हमारा चैप्टर 14 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर 15 टेरिटोरियल स्टेट एंड राइज ऑफ मगधा। तो बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको जीएस के नोट्स परचेज करने हैं तो उनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कैसा लगा ये सेशन बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।